आखिर ऐसा क्या है मेरे फटीचर पति में जो तू उसके लिए 50 करोड़ देने को तैयार है? अनिका, तेरे लिए तेरा पति फटीचर और नाकारा है, मगर उसकी असली कीमत मैं जानती हूँ। अनिका शहर के जाने माने बिजनेसमैन राम जावेरी की सबसे बड़ी बेटी। अनिका कामयाब थी। वो अपना हर कदम बड़े सोच समझ कर उठाती थी, मगर उससे एक भूल हो गई। जाने क्या सोच के अनिका ने उस फटीचर डिलीवरी बॉय से शादी कर ली। कहाँ अनिका और कहाँ वो भिखारी। अनिका का पति नक्श एक डिलीवरी बॉय था। उन दोनों की लव मैरिज हुई और अनिका का परिवार उसके इस फैसले से इतना नाराज था कि उसके पापा ने उसे परिवार से बेदखल ही कर दिया था। अनिका को इस सब बात की परवाह नहीं थी। वो जानती थी कि वो और नक्श मिलकर अपनी दुनिया बनाएंगे, लेकिन ये सब बातें तो फिल्मों में अच्छी लगती हैं। असल जिंदगी में बहुत मुश्किल है। शादी के 1-2 साल में उन दोनों का याराना धरा रह गया और अनिका को अपने पति की नाकामयाबी खलने लगी। अनिका जो महलों में पली बड़ी थी, उसका चौल के एक रूम किचन में दम घुटने लगा और अब अनिका अपने परिवार में वापस लौटना चाहती थी। पापा, आप सही थे। वो नक्श एक नाकारा है। मैं उसे तलाक दे दूंगी। बस मुझे जवेरी परिवार में वापस ले लीजिए। अनिका परिवार में लौटने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, मगर उसके पापा ने एक ऐसी शर्त रख दी कि अनिका के होश उड़ गए। अनिका, अगर तुम्हें जवेरी परिवार का हिस्सा दोबारा बनना है तो कैसे भी करके हमारे नए होटल प्रोजेक्ट के लिए 50 करोड़ की फंडिंग लेके आनी होगी तुम्हें, समझे? 50 करोड़ इकट्ठे कर पाना अनिका के लिए असंभव था, लेकिन इसके कुछ रोज बाद अनिका की मुलाकात हुई अपनी एक कॉलेज फ्रेंड से, जिसका नाम था गार्गी। गार्गी भी अनिका की तरह एक बड़े परिवार से आती थी, लेकिन जहां अनिका आज तक गरीब जीवन जी रही है, वहीं गार्गी की जिंदगी में पूरा ऐशो आराम था। अनिका ने गार्गी को अपनी पूरी कहानी बताई और तब गार्गी बोली, अरे दिखा तो अपने उस नाकारा पति की फोटो। देखूं तो ऐसा क्या है उसमें जो तूने उसके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। और फिर अनिका ने गार्गी को नक्श की तस्वीर दिखाई और वो तस्वीर देखते ही गार्गी की आंखें फटी की फटी रह गई। और फिर गार्गी ने एक ऐसी बात बोली कि अनिका का मुंह खुला का खुला रह गया। मैं दूंगी तुझे 50 करोड़ रुपए, लेकिन तुझे नक्श को तलाक देके मुझसे करवानी होगी उसकी शादी। क्या? अगर नक्श इतना ही कीमती है तो वो क्यों जी रहा है ऐसी जिंदगी, और क्या है उसमें ऐसा खास जिसके बारे में अनिका को नहीं पता? जानने के लिए हमें नक्श की जिंदगी के बारे में जानना होगा। 3 महीने पहले। ड्राइवर, ये बैग गाड़ी में रखो और जल्दी से गाड़ी निकालो। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। ये ड्राइवर कहाँ मर गया? नक्श भी सुबह से गायब है। काम के वक्त पता नहीं ये सब कहाँ चले जाते हैं। अनिका, मैं कल गया था रमणिक भाई ज्वेलर्स के पास, लेकिन तुम्हारा सेट रेडी नहीं था। उन्होंने कहा कि शायद 1-2 दिन और। कोई काम एक बार में क्यों नहीं होता तुम लोगों से? दिन भर बस टाइम पास करते रहते हो। मजाल है जो तुम लोग कोई काम ढंग से पूरा कर दो। बस बहाने बनाने आते हैं। सबके सब एक जैसे हैं, कामचोर। ये कहते हुए अनिका ने नक्श की ओर देखा और नक्श ने तुरंत ही अपना चेहरा नीचे कर लिया। नक्श 30 साल का एक बेरोजगार आदमी है जो अपनी बीवी अनिका के घर में घर जमाई बनकर रह रहा था, और यही कारण था कि आए दिन उसके अमीर ससुराल वाले उसे ताना मारते, खरी खोटी सुनाते थे, लेकिन नक्श बेशर्मों की तरह बातें चुपचाप सुनता था। अनिका नक्श से प्यार करना तो दूर, उसके साथ खड़े रहना भी पसंद नहीं करती थी। नक्श चुपचाप खड़ा वहाँ अपनी किस्मत को कोस रहा था। तभी उसकी नजर टेबल पर रखी एक फाइल पर पड़ी। जाहिर सी बात है, अनिका वो फाइल अपने बैग में रखना भूल गई थी। जैसे ही ये ख्याल नक्श को आया, वैसे ही उसने जल्दी से जल्दी वो फाइल उठाई और अनिका के पीछे भागा। नक्श नीचे ड्राइंग रूम में पहुंचा तो उसने देखा अनिका किसी से फोन पर बात करती हुई हॉल से बाहर जा रही थी। जब हड़बड़ाते हुए नक्श तेजी से अनिका की तरफ बढ़ा तो वहीं पास में सोफे पर बैठी अनिका की कजिन भाग्या की नजर उस पर पड़ी और ईविल स्माइल के साथ उसने नक्श के रास्ते में अचानक से अपनी टांग अड़ा दी। नक्श ने अपना बैलेंस खो दिया और वो सीधा जाकर अनिका की माँ चित्रा से टकराया, जो हाथ में ग्रीन टी लिए सोफे की तरफ बढ़ रही थी। नक्श की टक्कर से ग्रीन टी चित्रा के कपड़ों पर फैल गई थी। ओह माय गॉड, ये क्या कर दिया तुमने? सॉरी, वो मैं अनिका को फाइल देने जा रहा था और आप बीच में। अच्छा, तो मैं साहबजादे के रास्ते में आ गई। इसमें भी मेरी ही गलती है ना? बड़ी माँ, आप ठीक तो हैं? अरे कोई जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ।
मेरी प्यारी बच्ची, तुझे कितनी फिक्र रहती है ना मेरी। लेकिन मैं ठीक हूँ, डॉक्टर की जरूरत नहीं है। बस इस निठल्ले आदमी ने मेरी साड़ी खराब कर दी। ये सुनते ही भाग्या ने अपना फोकस चित्रा के तबीयत से हटाकर उसकी साड़ी की ओर घुमाया और वापस से राई का पहाड़ बनाते हुए बोली, शिट, बड़ी माँ की इतनी महंगी साड़ी खराब कर दी। अरे ये साड़ी तो एकदम एक्सक्लूसिव कलेक्शन की है ना बड़ी माँ? एक तरफ भाग्या बात का बतंगड़ बना रही थी तो दूसरी तरफ नक्श ने देखा कि अनिका वापस अंदर आ रही है। नक्श चित्रा को इग्नोर करते हुए अनिका की ओर बढ़ा और एक कदम शांत आवाज में बोला, अनिका, तुम ये फाइल भूल गई। अनिका के कदम गुस्से में नक्श की ओर बढ़े और उसने नक्श के हाथ से वो फाइल छीनी और दोबारा फोन पर बात करते हुए नक्श को देखे बिना ही घर से बाहर निकल गई। बस अनिका के एक प्यार भरी झलक के लिए तरस गया था नक्श। तभी ड्राइंग रूम में लगे टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश हुई। ब्रेकिंग न्यूज, गुजरात की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन फर्म का भविष्य खतरे में। क्या भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज इतने बड़े नुकसान से उभर पाएगा? अब कौन संभालेगा भानुशाली ग्रुप का बागडोर? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। ये आवाज कानों में पड़ते ही नक्श का ध्यान एकदम से टीवी की तरफ चला गया था। बेवकूफ, एक काम भी ठीक से नहीं होता और अब क्या ठीक से चलना भी सिखाना पड़ेगा तुम्हें? अब यहाँ खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। पता नहीं क्या सोचकर तेरे काका ने अनिका का हाथ इस आदमी के हाथ में दे दिया। हमारे तो भाग ही फूट गए। घर दामाद बनकर बस हमारी छाती पर मूंग डल रहा है। ये है जावेरी परिवार का घर। जावेरी परिवार सूरत की बड़ी बिजनेस फैमिलीज में से एक है। इस बड़े से शानदार घर में जावेरी खानदान का बड़ा परिवार रहता है और कई जॉइंट फैमिली की तरह इनके बीच भी प्यार बस दिखावे का ही है। अक्सर यहाँ पर सुबह की शुरुआत ऐसे शोर शराबे से होती है और गलती चाहे हो या ना हो, इल्जाम हमेशा परिवार के दामाद यानी नक्श के सर पर ही आता है। पर नक्श ने कभी इस बात को दिल पर नहीं लिया। अपने कमरे में आईने के सामने खड़ा खुद को देख रहा था। नक्श के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी जो उसकी आंखों की चमक को और बढ़ा रही थी। तभी नक्श की नजर ड्रेसिंग टेबल पर रखी अनिका के पिता रसिक जावेरी की एक तस्वीर पर पड़ी और उसको देखते हुए नक्श ने कहा, गुरुजी देख रहे हैं आपके एक वादे के चक्कर में क्या क्या सहना पड़ रहा है। आप जाते जाते अनिका का हाथ मेरे हाथ में देकर मुझे झेलने के लिए अकेला इस घर में छोड़ गए। पर मैं भी ढीठ हूँ। आपकी बीवी चित्रा को तो मैं हंसते हंसते झेल जाऊंगा। बस आपकी बेटी अनिका का दिल जीतना ही असली चुनौती है। लेकिन आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, उसके दिल में मैं अपनी जगह बना कर ही रहूंगा। तभी उसके फोन पर एक फोन आता है। हेलो। कुछ देर तक फोन के दोनों एंड पर सन्नाटा पसरा रहा। फिर दूसरी ओर से किसी बूढ़े आदमी की आवाज आई। हेलो नक्श बेटा। हेलो मिस्टर यशवर्धन। कैसे हो तुम? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है बेटा। अच्छा, आपको मेरी याद आने में पूरे 2.5 साल लग गए? इतनी याद आती है आपको मेरी? इन 2.5 सालों के हर दिन हर रात मैंने तुझे याद करते करते ही काटे हैं। मैंने कैसे अपने आप को संभाला है मैं ही जानता हूँ। शायद मैं यही डिजर्व भी करता हूँ। जो कुछ भी मैंने किया या अपनी आंखों के सामने होने दिया उसी का नतीजा है ये सब। तेरी तस्वीर को रोज देखकर बस रोता रहता हूँ और खुद को कोसता हूँ कि कैसे मैंने अपने सामने ये अन्याय होने दिया। मुझे पता चला मार्केट में जो खबरें चल रही हैं। ये सुनते ही यशवर्धन एकाएक खामोश हो गए, जैसे मानो नक्श ने उनकी चाल पकड़ ली हो। हाँ, लोग तरह तरह की बातें बनाते रहते हैं। यशवर्धन के मुंह से ये शब्द बाहर आए, लेकिन इस बार उनकी आवाज में चिंता साफ सुनाई पड़ रही थी। लेकिन मैंने तुम्हें काम की बात करने के लिए कॉल नहीं किया बेटा। बस मुझे तुम्हारी आवाज सुननी थी। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। चाहे जितनी भी बड़ी गलती हो, तुम अपने मन में बैर रखने वालों में से नहीं। लोग अक्सर बड़े दिल वालों को बेवकूफ समझने की गलती कर देते हैं, पर आप ठहरे यशवर्धन, आप ये गलती तो बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? सही कहा ना? आप लोगों ने जो मेरे साथ किया उसके लिए मैं आप लोगों को माफ करके आगे बढ़ चुका हूँ, पर उस बात को मैं कभी भुला नहीं सकता। मुझे आप लोगों से अब कोई रिश्ता नहीं रखना। इतना कठोर तो नहीं था मेरा नक्श। मैं अपनी नई जिंदगी में खुश हूँ। आप क्यों मुझे वापस उस जगह बुलाना चाह रहे हैं जिस जगह ने मुझे सिर्फ दर्द ही दिया है? क्या तेरा दिल नहीं करता मेरा चेहरा देखने का, मुझसे मिलने का? बस एक बार मिल ले बेटा। पता नहीं
अब कितने दिन है मेरे पास? एक बार और आखिरी बार। आखिर क्यों मिलना चाहता था भानुशाली ग्रुप का मालिक एक गरीब फटीचर घर जमाई नक्श से? क्या रिश्ता है नक्श का यशवर्धन के साथ? और फिर क्या था नक्श के साथ बचपन में जिसके लिए भानुशाली ग्रुप का मालिक मांग रहा था उससे माफी? इन सभी सवालों के जवाब आपको कहानी में आगे मिलेंगे। ठीक है, तो कल सुबह मिलते हैं। मैं तुम्हें लेने के लिए अपनी गाड़ी भेज दूंगा। कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का ऑफिस कहाँ है। मैं पहुंच जाऊंगा। बाय। ये सब सोचते हुए नक्श अपने रूम में सोने चला जाता है और तभी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस बेड पर सोने की? भले ही दुनिया की नजर में हम पति पत्नी हो, लेकिन मेरी जिंदगी में तुम्हारी औकात एक फटीचर से ज्यादा कुछ नहीं है, समझे? अनिका, फटीचर सुन सुनकर थक गया हूँ मैं कोई कुत्ता नहीं, तुम्हारा पति हूँ, समझी? और मैं चाहूँ ना तो एक झटके में इस घर को और तुम्हारी कंपनी को खरीद सकता हूँ, समझी? मुफ्त की रोटी खा खाकर तुम बेशर्म हो गए हो, लेकिन मुझे शर्म आती है जब कोई तुम्हें मेरा पति कहता है। क्या कहा? तुम इस घर और मेरी कंपनी को खरीद सकते हो? अच्छा, अगर ये बात है तो ठीक है। अगर कल तक तुम 10 लाख रुपए ले आए तो मैं क्या, मेरे घर वाले भी तुम्हारी इज्जत करना शुरू कर देंगे। और नहीं ला पाए तो अपनी ये मनहूस शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। अनिका की शर्त सुनकर नक्श को और गुस्सा आ गया और वो गुस्से में बेडरूम से बाहर चला गया। इधर नक्श की बात याद करके अनिका भी मन ही मन हंस रही थी। उसे यकीन था कि बेरोजगार नक्श कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन वो एक दिन में 10 लाख तो क्या 10,000 भी नहीं ला पाएगा। लेकिन नक्श का कुछ और ही प्लान था। हेलो, मैं बोल रहा हूँ, 1 घंटे में मिलो मुझे। किसी से फोन पर बात करते ही नक्श तेजी से वहाँ से निकल गया और फिर पूरी रात वो घर नहीं लौटा। अगली सुबह नक्श को घर में ना देखकर अनिका को लगा कि शर्त पूरी नहीं कर पाने के कारण शर्म से नक्श कहीं भाग गया है। इधर नक्श अपने लैपटॉप में कुछ सर्च करते हुए भानुशाली ग्रुप में चल रही हलचल को जानने की कोशिश की। ऐसे तो नक्श के हाथ में भानुशाली ग्रुप को लेकर कुछ हाथ नहीं आया, लेकिन उसके हाथ में कुछ ऐसा आ गया जिसे देखने के बाद नक्श की आंखों की चमक 4 गुना बढ़ गई थी। काय पोचे। ऑफिस आवर शुरू होते ही नक्श भानुशाली ग्रुप के ऑफिस जा पहुंचा। अचानक नक्श को ऑफिस में देखकर भानुशाली ग्रुप के एम्प्लॉइज शॉक्ड रह गए थे और इसी के साथ उन्होंने फुसफुसाना शुरू कर दिया। अरे देखो देखो, ये तो नक्श है ना, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? मैंने तो सुना है कि आजकल ये गरीबों से भी बदतर जिंदगी जी रहा है। अभी लोगों के बीच में कानाफूसी चल ही रही थी कि तभी एक आदमी ने कहा, मुझे लगता है कि ये ना बड़े हिसाब से नौकरी मांगने आया है। एक तरफ भानुशाली ग्रुप के कुछ लोग नक्श का मजाक बना रहे थे, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें नक्श के डैड पर बहुत भरोसा था और वो सभी नक्श को देखकर बहुत खुश थे। नक्श भी लोगों के हाव भाव देखकर समझ गया था कि सब उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। सभी को इग्नोर करते हुए नक्श सीधा यशवर्धन भानुशाली के केबिन के बाहर जाकर दरवाजा खुलने का इंतजार करने लगा और गहरी सांस लेते हुए, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, यही सही समय है और इन्हें मेरी जरूरत है, मजा आना चाहिए। भले ही नक्श को कैबिन के बाहर से अंदर का कुछ भी नहीं दिख रहा था, लेकिन कैबिन में बैठे यशवर्धन को भी नक्श का बेसब्री से इंतजार था। उन्होंने जैसे ही अपने कैबिन पर किसी की आने की आहट सुनी, वो फौरन अपनी कुर्सी से उठकर कैबिन से बाहर देखने की कोशिश करने लगे। फिर कुछ सोचने के बाद दरवाजा खोलने पहुंच गए। अब यशवर्धन, भानुशाली और नक्श एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे, लेकिन दोनों में से किसी के मुंह से शब्द का एक दाना भी बाहर नहीं निकला था। यशवर्धन और नक्श की इस मीटिंग को देखकर ऑफिस के बाकी एम्प्लॉइज भी हैरान हो गए कि अब आगे क्या होगा। तभी यशवर्धन भानुशाली ने अपनी एक नजर पूरे ऑफिस में घुमाई, जिसे देखकर सभी ने अपने चेहरे झुका लिए थे, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। यही वजह थी कि वो लोग फिर से चोरी छुपे उन दोनों को देखने लगे। अंदर आओ नक्श बेटा, हम आराम से बैठकर बात करते हैं। नक्श बेटा, कैसे हो तुम? क्या तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आती? मेरे ख्याल से हमें अब सीधा काम की बात पर आना चाहिए। ये सब बातें तो आप कल मुझसे कर ही चुके हैं मिस्टर भानुशाली। बेटा, तुम मेरे पोते हो, मैं समझ सकता हूँ कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। आखिर गलती मेरी ही है।
और मुझे अपनी गलती की सजा मिलनी भी चाहिए, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी उस एक गलती की सजा पिछले कुछ सालों से हर रोज भुगत रहा हूँ। हम दोनों ही बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम यहाँ ये सब बात करने के लिए नहीं आए हैं। बेहतर होगा कि आप डायरेक्ट काम की बात करें, नहीं तो मैं चलता हूँ। इतना कहते ही नक्श अपनी कुर्सी से उठकर जाने लगा। नक्श बेटा, भानुशाली ग्रुप को तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्या तुम अपने दादाजी को माफ नहीं करोगे? वैसे तो नक्श को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके पास भी यही मौका था जहां वो खुद की जिल्लत भरी जिंदगी को बदल सकता था। यही सोचकर उसने अपने कदम पीछे लिए और चेयर पर जाकर बैठ गया। तभी यशवर्धन ने नक्श की ओर देखा और कहा, बेटा, मैं जानता हूँ कि आज से कुछ साल पहले मैंने तुम्हारे पापा के साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती दिखाई थी, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। तुम्हारे पापा ने जिस कंपनी को इतना बड़ा बनाने में अपना खून पसीना एक कर दिया, वो आज डूबने के कगार पर आकर खड़ी हो गई है। मीडिया वाले पहले ही बात का बतंगड़ बना चुके हैं, जिससे हमारे क्लाइंट्स भी जाने लगे हैं। नक्श ने अपने दादाजी को इतना लाचार और असहाय आज से पहले कभी नहीं देखा था। उनकी आंखों में आंसू देखकर उसे ये एहसास हो गया कि वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, बल्कि उन्हें सच में उसकी जरूरत है। मगर नक्श भानुशाली ग्रुप के सीईओ दर्पण भानुशाली यानी अपने चाचा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। अपने दादाजी की बात सुनकर नक्श को उन पर दया आने लगी। तुरंत ही नक्श ने अपने दादाजी से कहा, अच्छा बताइए, आप मुझसे क्या मदद चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि तुम ये कंपनी ज्वाइन कर लो और अपने पापा की तरह ही इसे संभालो। इसका मतलब आप चाहते हैं कि मैं चाचा जी के अंडर काम करूं? हाँ बेटा। दादाजी, यहाँ बात कंपनी और आपके फायदे की है, इसलिए रिश्ते, नाते और पछतावा जैसे शब्दों को हम जरा पीछे छोड़ दे तो बेहतर होगा। मैं आपकी परेशानी दूर करने के लिए तैयार हूँ, पर उसके बदले में आपको भी मेरे लिए कुछ ऐसा करना होगा जो मुझे खुशी दे सके, मेरा और मेरे डैड का खोया हुआ सम्मान लौटा सके। मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहता, बस समय समय पर आपको मेरी कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी और बदले में आपको मुझसे जो चाहिए वो मैं आपको देता रहूंगा। शर्तें? अब तुम अपनों के सामने शर्तें रखोगे? वो क्या है ना दादाजी, पिछले 2.5 सालों में मैंने जिंदगी की कई ठोकरें खाकर यही सीखा है कि इस दुनिया में सीधा और ईमानदार बनकर रहना सबसे मुश्किल काम है। इसीलिए अब मुझे भी आज की दुनिया के तौर तरीकों के हिसाब से ही बात करनी पड़ेगी। शायद इसी में मेरी भलाई है, और वैसे भी जरूरत आपको है मेरी, मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं। अच्छा बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मेरी पहली शर्त ये है कि अगर मैं ये कंपनी वापस ज्वाइन करता हूँ तो इस कंपनी का नया सीईओ मैं बनूंगा। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम नक्श? तुम अपने चाचा की जगह कैसे ले सकते हो? ठीक वैसे ही जैसे चाचा जी ने मेरे डैड की जगह ली। मैं जानता था कि आपने मुझे यहाँ चाचू के बिजनेस को बचाने के लिए बुलाया है। लगता है आपको अब भी अपनी गलती का एहसास नहीं है दादू। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी बाकी की शर्तें क्या हैं? दूसरी शर्त यह है कि मैं अपनी कंपनी में वापस तभी आऊंगा जब मुझे काम करने की पूरी फ्रीडम मिलेगी। मुझसे कोई सवाल नहीं करेगा कंपनी का पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये सब कुछ मेरे ज्यूरिसडिक्शन में होगा। नो इफ नो बट। शर्तें अभी खत्म नहीं हुई है और शायद कभी होंगी भी नहीं। इस कंपनी को मेरे हिसाब से चलना होगा। तुम्हारी शर्तें सुनकर लग रहा है जैसे तुम मुझसे कोई बदला ले रहे हो, लेकिन मुझे तुम्हारी ये शर्तें मंजूर हैं। आज समय भी नक्श का साथ देता हुआ नजर आ रहा था। नक्श का ये रूप यशवर्धन ने पहली बार देखा था। उन्होंने तो नक्श को बहुत सीधा साधा समझा था और उन्हें लगा था कि नक्श से बात करना बहुत आसान होगा, लेकिन मिलने के बाद उनकी सोच पूरी तरह से गलत साबित हुई थी। शायद उन्हें भी समझ आ गया था कि नक्श को सब पता चल गया है। वैसे क्या पता चल गया है, उसके लिए आपको थोड़ा और इंतजार करना होगा। यशवर्धन ने अपनी टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाया और पानी पीने के बाद नक्श से कहा, मैं नहीं जानता कि तुम्हारी इन शर्तों से तुम्हारे चाचा पर क्या असर पड़ेगा, लेकिन सच बताऊं तो मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं। तुम अगले हफ्ते से भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ की पोस्ट पर ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन नक्श भी वहाँ पूरी तैयारी के साथ आया था, इसीलिए नक्श ने अपने दादाजी के सामने एक एग्रीमेंट पेपर रखा और उसे साइन करने के लिए कहा। एग्रीमेंट पेपर को देखते ही यशवर्धन ने अपनी नजर उठाई और नक्श से कहा,
क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? जो कुछ भी मेरे परिवार के साथ हुआ है उसके बाद मैं आपके साइन पर ही सिर्फ भरोसा कर सकता हूँ। और इस पेपर की मैं एक कॉपी भी लेकर आया हूँ। आप जल्द से जल्द फॉर्मेलिटीज पूरी कर दें और मेरी बात को दिल पर ना लें। आखिर आप मेरे दादाजी हैं, इतना तो आप अपने पोते के लिए कर सकते हैं। शायद आपका पछतावा भी कम हो जाएगा। नक्श की बात सुनकर यशवर्धन ने पेन उठाया और उस अग्रीमेंट पेपर पर साइन कर दिया। मुस्कुराते हुए नक्श भी केबिन से बाहर चला आया और जाते जाते एग्रीमेंट पेपर की कॉपी को यशवर्धन के हाथ में थमा चुका था। ऑफिस से बाहर जाते ही नक्श के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। 4 साल पहले कॉलेज पास आउट होने के बाद जब नक्श ने अनिका के पापा के साथ काम करना शुरू किया था, तब सिर्फ अनिका के पापा ही थे जो ये जानते थे कि नक्श का पूरा नाम नक्श भानुशाली है। इतना ही नहीं, कॉलेज की पढ़ाई के दौरान उसके दोस्तों को भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अनिका के पापा के साथ काम करते वक्त नक्श की मुलाकात अनिका से हुई और पहली ही नजर में वो अपना दिल खो बैठा। लेकिन उसे क्या पता था कि इतना प्यार होने के बाद भी जब वो अनिका से शादी करेगा तब उसे शादी में एक जिल्लत की जिंदगी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये सब सोचते हुए नक्श ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन में खुद से कहा, भले ही मैं अनिका को अपनी सच्चाई इतनी जल्दी नहीं बताऊंगा, लेकिन आज ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे अंदर कुछ तो बदल गया है, जैसे मेरे हाथ में कोई पावर आ गई है और अब मैं उन लोगों को जवाब दे सकता हूँ जो आज तक मेरे ऊपर हंसते आए हैं। बगावत की शुरुआत हो गई है और अब आगे आगे देखो होता है क्या। दूसरी तरफ घर पर अनिका और चित्रा इस बात को लेकर हैरान थे कि नक्श उन्हें बिना बताए अचानक कहाँ गायब हो गया। मम्मी, नक्श कहाँ है? क्या आपको कुछ बता कर गया है? ये आदमी हमेशा काम के समय गायब हो जाता है। मैंने 1 हफ्ते पहले उसे रमणीक भाई की शॉप से वो सेट लाने को कहा था और वो भुलक्कड़ भूल गया। आज मैं सोच रही थी कि उसे अपने साथ ऑफिस लेकर जाऊं, लेकिन ये महाशय तो घर पे है ही नहीं। मम्मी, क्या है ये? क्या मेरी ही किस्मत में ये होना लिखा है? आपने मेरी शादी उस लड़के से क्यों कराई? तेरे सवालों के जवाब तो ऊपर जाकर तेरे पापा ही दे सकते हैं। तेरे साथ में मेरी भी किस्मत फूट गई। कम ऑन मॉम, आ कई मजाक करनो टाइम छे। क्यों ले जाना है उसे ऑफिस? याद है ना जब पिछली बार ले गई थी तो क्या हुआ था? क्या फिर से अपना मजाक बनाना चाहती है? आप बहुत फिक्र करती हो। मैं उसे ऑफिस के अंदर नहीं ले जाने वाली। वो मुझे ड्रॉप करने के बाद ज्वेलर्स की शॉप पर होता हुआ घर आ जाएगा। बस, इससे ज्यादा मुझे उसके साथ घूमने का कोई शौक नहीं है। अब चित्रा और अनिका नक्श को बुरा भला कह ही रहे थे कि तभी नक्श वहाँ आ गया, पर उसने उन दोनों को नजरअंदाज करके अंदर जाना ही ठीक समझा। भाई साहब का एटीट्यूड देखने लायक था। जब अनिका ने देखा कि नक्श उसे इग्नोर करता हुआ अपने कमरे की तरफ जा रहा है तो अनिका को भी ज्यादा गुस्सा आ गया। उसी समय चित्रा ने नक्श पर, ये लो आ गए साहबजादे नैन मटक्का करके। और हाँ, यहाँ तुम्हारी काम चोरी के बारे में बात चल रही है, समझे? मम्मी प्लीज, नॉट नाउ। अभी मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। वहाँ विहान मेरा इंतजार कर रहा होगा। देखो, काम चोरी में तुम सबसे आगे निकल गए हो। मैं आज तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूँ। तुम मेरे साथ ऑफिस चलो और वहाँ से लौटते समय रमणीक भाई की शॉप से मेरा सेट उठा लेना। अब चलो, तुम्हारे कारण मैं पहले ही बहुत लेट हो चुकी हूँ। विहान का नाम सुनते ही नक्श के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। नक्श चित्रा से तो कभी कभार बहस कर ही लेता था, लेकिन वो अपनी वाइफ अनिका से कभी भी जुबान नहीं लड़ाता था। अनिका और नक्श कुछ ही देर में अनिका के ऑफिस पहुंच गए। कार से उतरते हुए अनिका ने देखा कि उसके पास बहुत सारी फाइल्स हैं। अगर वो ऑफिस से किसी को बुलाएगी तो इसमें और भी ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए उसने नक्श की तरफ देखा और उसे अंदर आने के लिए कहा। ये सब लेकर अंदर चलो। अनिका आगे आगे चल रही थी और नक्श उसके असिस्टेंट की तरह हाथ में अनिका का बैग और सामान लिए उसके पीछे चल रहा था। अनिका जब अपने केबिन में पहुंची तो उसका दोस्त और बिजनेस पार्टनर विहान बजाज पहले ही वहां बैठे उसका इंतजार कर रहा था। अनिका को देखकर विहान कुर्सी से खड़ा हुआ और बोला, यार अनिका, तुम कहाँ रह गई थी? पता है मैं पिछले 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ये आदमी इतना खाली है कि 1 घंटे से यहाँ बैठा मेरी बीवी अनिका का इंतजार कर रहा है। विहान, आई एम सो सॉरी यार, कुछ लोगों के कारण घर से निकलने में देर हो गई। अनिका की बात सुनकर विहान के 1 घंटे इंतजार करने की शिकायत एक पल में ही गायब हो गई और वो बस मुस्कुराते हुए अनिका को ही देखे जा रहा था। वो आज बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहा था और अनिका ने भी उसकी खुशी को नोटिस कर लिया था। विहान, तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? तुम्हारी कोई लॉटरी लग गई है क्या? अरे ये सब छोड़ो,
मैं आज इतना खुश क्यों हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ अनिका। ये बोलते हुए विहान और भी ज्यादा खुश नजर आने लगा। तभी उसने अपने बैग से नेकलेस का एक खूबसूरत बॉक्स निकाला और खोलकर अनिका के सामने रखते हुए बोला, ये देखो अनिका, तुम्हारे लिए डायमंड का रेयर नेकलेस। डायमंड नेकलेस देखकर अनिका सरप्राइज्ड होते हुए विहान से बोली, तुम मेरे लिए लाए हो विहान? ये तो उस रेयर नेकलेस की कॉपी है, ये ओरिजिनल नेकलेस नहीं है अनिका। तुम चुप रहो, कितनी बार बताना पड़ेगा कि बीच में मत बोलो। हाँ, ये हार रेयर नेकलेस नहीं है पर असली हीरे का है। बस इसकी क्वालिटी रेयर डायमंड से थोड़ी सी कम है। लेकिन अनिका, जब मुझे रेयर डायमंड नेकलेस मिलेगा ना, मैं तुम्हारे लिए उसे जरूर लेकर आऊंगा। आज अनिका को विहान की हरकत से ज्यादा इस बात पर हैरानी हो रही थी कि अचानक नक्श के अंदर हर बात का जवाब देने की हिम्मत कहां से आ रही है। कुछ देर तक अनिका ये समझने की कोशिश करती रही और फिर उसने एक बार फिर से नक्श को चुप करवाया। तुम चुप रहोगे? अनिका को भी विहान की इस बेवकूफी की वजह से शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। विहान ने अनिका को ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल दिया था। साथ ही अनिका को विहान पर गुस्सा भी आ रहा था। विहान को नकली हार देने की क्या जरूरत थी, पर इस वक्त अनिका के पास विहान को दिलासा देने के अलावा और कोई भी चारा नहीं था। अनिका की कंपनी ठीक से चल नहीं रही थी और अपने लॉसेस से उभरने के लिए उसे विहान जैसे बिजनेस पार्टनर की बहुत जरूरत थी। अनिका ने उस नेकलेस के बॉक्स को बंद किया और बात को संभालने की कोशिश करते हुए बोली, तो क्या हुआ अगर ये कम क्वालिटी वाला डायमंड नेकलेस है? ये तो नॉर्मल सी बात है। हर कोई उस रेयर हीरे के नेकलेस को तो नहीं खरीद सकता ना, क्योंकि हमारे देश में ऐसे हीरे के सिर्फ 10 ही हार हैं। और मुझे जहाँ तक याद है, पिछले साल उसमें से एक हीरे के नेकलेस की नीलामी हुई थी जिसकी कीमत 1.5 से 2 करोड़ थी। मुझे ये तो नहीं पता कि उस हीरे के नेकलेस को किसने खरीदा था, लेकिन विहान, तुम्हें कोई रेयर डायमंड हार लाने की जरूरत नहीं है। ये भी बहुत सुंदर है, मैं इसे मेरे शोकेस में रखूंगी। थैंक यू फॉर योर गिफ्ट। अनिका, मैंने आज तक तुम्हें कोई सलाह नहीं दी, पर आज कह रहा हूँ, ये आदमी तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए सस्ते हीरे का हार लाया है। ऐसे आदमी से तो तुम्हें बात भी नहीं करनी चाहिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ, एक दिन मैं तुम्हारे लिए असली रेयर डायमंड का हार लाऊंगा और उसके लिए मुझे जितनी भी मेहनत करनी पड़े मैं करूंगा। अपने दिल की बात अनिका के सामने रखने के बाद नक्श ने अनिका के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और उसके केबिन से बाहर निकल गया। नक्श ने पलटकर अनिका की ओर देखा तो अनिका भी उसी की तरफ देख रही थी। प्यार नहीं तो कम से कम नक्श अनिका का ध्यान अपनी तरफ खींचने में तो कामयाब हो गया था। इसे अपनी छोटी सी जीत समझकर अपने चेहरे की मुस्कान को छुपाते हुए नक्श के कदम ऑफिस के बाहर की तरफ बढ़ने लगे थे। 2.5 साल की शादी में पहली बार अनिका को ऐसा लगा कि नक्श उसके लिए लड़ रहा है। नक्श का ये रूप देखकर अनिका चौंक गई थी। आज पहली बार अनिका के मन में ये सवाल उठा, क्या नक्श को खुद से दूर रखकर मैंने कोई गलती तो नहीं की? लेकिन जब अनिका की नजर विहान पर पड़ी तो उसने खुद को टोकते हुए मन ही मन कहा, ये क्या सोच रही हूँ मैं? विहान मेरा बिजनेस पार्टनर है, मेन इन्वेस्टर है। नक्श की इस हरकत की वजह से अगर विहान मेरी कंपनी से बैकआउट कर गया तो क्या होगा? नहीं, नक्श की वजह से मैं मेरी इतने सालों की मेहनत को जाया नहीं जाने दे सकती। मुझे नक्श की नहीं, विहान की जरूरत है। नक्श, ये क्या पागलपन है? तुम्हें किसने इतना हक दिया कि तुम मुझे अपनी बेतुकी सलाह दो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गलती कर दी तुम्हें यहाँ लाकर। चुपचाप अब यहाँ से निकल जाओ, फास्ट। जैसे तैसे अनिका ने अपने गुस्से को दबाते हुए मामले को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन उसे क्या पता था कि अभी तो मैटर की बस शुरुआत हुई है। पीछे से विहान भी गुस्से वाले अंदाज में बाहर निकल आया और अपनी कड़क आवाज में बोला, अबे ओए, रुक, जाता कहाँ है? तूने मेरे ही सामने मेरे गिफ्ट का मजाक कैसे उड़ाया? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर तू खुद को भी बेच देगा ना, तभी उस हार को नहीं खरीद पाएगा। बड़ा आया बात करता है। और दूसरी बात, तुझे तेरी मार्केट वैल्यू पता होनी चाहिए। 0 डब्बा गोल। विहान नक्श के ठीक सामने था और गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई थी। नक्श ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब ये नहीं कि नक्श डर गया था। वैसे भी अब नक्श को किसी से डरने की जरूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि नक्श अभी भी शांत था। नक्श अभी सबके सामने हंगामा करने के मूड में नहीं था, लेकिन जब कोई आपकी खामोशी का फायदा उठाने लगे तो बोलना जरूरी हो जाता है। नक्श ने अपनी उंगली उठाई और पीछे की ओर इशारा करते हुए बोलना शुरू किया, ये जो पीछे खड़ी है ना, ये मेरी बीवी है, तो अच्छा होगा कि तुम इससे दूर रहो। दूसरी बात, मेरी बीवी को तुम जैसे इंसान से हीरे का हार लेने की जरूरत नहीं है। मैं उसे लाकर दे सकता हूँ।
इसीलिए अपना ढोंगी दिखावा बंद करो। ये कहकर नक्श ने अपनी एक नजर पीछे की ओर घुमाई और अनिका को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, और हाँ, तीसरी बात, अगर जेब में नोट ना हो तो चिल्लर बजाकर दिखावा नहीं करते। नक्श ने विहान को अपने स्वैग के दर्शन करवा दिए थे। इसी के साथ नक्श ने विहान को एक बाजू धकेला और ऑफिस से बाहर निकल गया। इसी के बाद नक्श ने अपने दादा यशवर्धन को कॉल किया और कहा, मेरा ऑफिस तैयार करवाइए, अब वक्त आ गया है कुछ लोगों को उनकी औकात दिखाने का। आखिर क्या करने वाला था नक्श? किसको औकात दिखाने की बात कर रहा था वो? क्या नक्श लेगा अनिका से अपने बेइज्जती का बदला, या कहानी में आएगा नया मोड़? ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। वहीं दूसरी तरफ यहाँ से दूर जावेरी हवेली में मैम्बो अंकल अनिका के खिलाफ अपनी चाल चल रहे थे। उन्होंने दादी के कान भरने शुरू कर दिए थे। भाई साहब के जाने के बाद अनिका और उसकी माँ बहुत ज्यादा चालाक दिख रही है। अनिका ने हमसे नए सीईओ के साथ डील की है ताकि वो धीरे धीरे सारे जावेरी ग्रुप पर कब्जा कर सके। ये कभी नहीं होगा नवीन, मेरे बाद इस ग्रुप के सीईओ तुम ही होंगे, लेकिन तुम्हें ये साबित भी करना होगा। मैं चाहती हूँ भानुशाली ग्रुप से आगे की सारी बातचीत और डील अब तुम करो। ठीक है बा, अब आप देखो मैं कैसे अपने इस जावेरी ग्रुप को जमीन से आसमान पे पहुंचाता हूं और इस अनिका को इसकी औकात दिखाता हूं। नवीन पूरी तैयारी और बहुत सारे आत्मविश्वास के साथ भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ से मिलने पहुंच जाता है। नवीन उसकी निजी सचिव नंदिता को अपना परिचय देता है। नंदिता नवीन को रुकने के लिए बोलती है और सीईओ के केबिन में पहुंच जाती है। सर, आगे की बातचीत के लिए जावेरी ग्रुप से उनके मैनेजिंग डायरेक्टर आए हैं। बहुत अच्छा। देखो नंदिता, जल्दी से अनिका को उसकी पसंद की ब्लैक कॉफी भेजो और उन्हें मेरे पर्सनल मीटिंग रूम में बिठाओ। मैं अभी आता हूँ। सॉरी सर, लेकिन आपसे मिलने अनिका मैडम नहीं, कोई मिस्टर नवीन जावेरी आए हैं। नवीन जावेरी? हाँ सर, हमारी फिल्म की एक्ट्रेस शिवानी के पैकेजिंग कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना चाहती हैं और साथ ही बाकी डील पर भी नेगोशिएशन करना चाहती हैं। अच्छा, अनिका की जगह वो आया है? नंदिता, उसे बाहर ही बैठा रहने दो, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम सीधे जावेरी खानदान को सूचित करो, उनसे पूछा कि वो आखिरी बार क्या भूल गया था। अब वो भूल गए हैं तो उन्हें जगाना तो कहना। हम दोनों की, मैं उनके साथ की गई पार्टनरशिप कैंसिल कर रहा हूँ। अगर वे हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो उनके सारे सहयोग मैटर्स को बस और सिर्फ अनिका हैंडल करेगी। उसे शाम तक ऐसे ही बैठा कर रखो, चाय कॉफी तो दूर, उसे पानी तक पूछने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ मैम्बो अंकल भानुशाली ग्रुप के शानदार ऑफिस में पिछले सीईओ से मीटिंग का इंतजार कर रहे थे और मन ही मन ख्याली पुलाव पका रहे थे। लेकिन उस पुलाव को खाने का इंतजार इतना लंबा खिंचता है कि ऑफिस बंद होने का टाइम हो जाता है और अचानक एक चपरासी आकर उन्हें इस तरह बोलता है, सर ऑफिस बंद करना है, आप प्लीज कहीं और टाइम पास कर ले। क्या मैं यहाँ टाइम पास करने आया हूँ? तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? वो भी बता देना सर, पहले आप उठिए और मुझे ऑफिस बंद करने दीजिए। आज तक नवीन उर्फ मैम्बो अंकल की इतनी बेइज्जती इटली से लेकर हिंदुस्तान तक कहीं नहीं हुई थी। ऑफिस से घर आने के बाद भी नवीन का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था और इसी गुस्से में उसने अपनी शिकायतों का पिटारा दादी के सामने खोल दिया था। कहाँ थे आज सारा दिन? आपके कामों में ही लगा रहता हूँ, कहाँ जाऊँगा? मैंने तुमसे कुछ कहा था, फिर भूल गए? तो फिर से याद दिला दो, इसके लिए कौन सा हवन करना पड़ता है? बकवास बंद कर। मेरी बेटी अपना बिजनेस पत्रिका के लिए लाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है और तू दिन रात मटर कश्ती कर रहा है। गलती आपकी बेटी की है सासू माँ, वो अपने बिजनेस में मेरी सलाह लेती ही नहीं। बड़ा पाव बेचने की औकात नहीं तेरी और इतने बड़े बिजनेस में सलाह देगा तू मेरी बेटी को? आने दे अंकिता को, आज तेरा इलाज करवाती हूँ। तभी अनिका वापस आ जाती है। चित्रा उससे नक्श की शिकायत करने वाली होती है, लेकिन तभी वो देखती है कि अनिका का मूड ठीक नहीं है। चित्रा घबरा कर अनिका से पूछती है, क्या हुआ अनिका, तेरी तबीयत तो ठीक है? क्या पता माँ, लेकिन उनके भरोसे मैं अपना काफी पैसा निवेश कर चुकी थी और अब लगता है वो सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे, कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा। अनिका की ये हालत देखकर चित्रा और नक्श को बहुत दुख होता है, लेकिन किसी को भी इस मुसीबत से निकलने का रास्ता नजर नहीं आता। उधर दादी भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ से निपटने के लिए प्लान बना चुकी थी और इसके लिए जावेरी खानदान के मेंशन में एक बार फिर से पूरा परिवार इकट्ठा हो गया था। दादी ने फिर से एक बार फैमिली मीटिंग की थी, लेकिन इस मीटिंग में अनिका और चित्रा को जानबूझकर शामिल नहीं किया था और इस बात से नवीन उर्फ मैम्बो अंकल बहुत खुश थे।
इसीलिए वो पूरी एनर्जी के साथ अपना भाषण दे रहे थे। जैसा आप सब जानते हैं, भानुशाली ग्रुप का नया सीईओ और हमारी अपनी अनीका जावेरी ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ एक हो गए हैं। इसलिए दादी ने ये फैसला किया है कि अनीका को उसकी औकात दिखाने के लिए हम भी आगे की डील और बातचीत के लिए एक लड़की को भेजेंगे। आइए और अब आप हम सबको बताइए कि वो लड़की कौन होगी। मैंने फैसला किया है कि भानुशाली ग्रुप से आगे की बातचीत और डील अब पल्लवी करेगी। मुझे उम्मीद है कि पल्लवी अपनी योग्यता के बल पर सब कुछ ठीक कर देगी। क्यों पल्लवी, क्या तुम अपनी दादी की इज्जत रखोगी? आप चिंता मत कीजिए दादी, मैंने MBA भी किया है और ह्यूमन साइकोलॉजी में MA भी। ऐसे लोगों को कैसे हैंडल किया जाता है मैं अच्छे से जानती हूँ। आप बस देखते रहिए। उसके नए CEO की आंख से मैंने अनिका का चश्मा न उतारा ना तो मेरा नाम नहीं। जावेरी खानदान लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बारे में सोच रहे थे और इसी वजह से उन्होंने तय किया कि वो अनिका की जगह किसी और लड़की को चुने। दूसरी तरफ नक्श अनिका को बहुत परेशान देखकर उसके लिए कॉफी बनाकर लाया और फिर मौका देखकर बड़े प्यार से बोला, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, मुझे लगता है जो डील कैंसिल हुई है वो फिर से होगी और तुम्हारे हाथ ही होगी। हर समय बस बकवास करना यही आता है तुम्हें। इसके अलावा अगर कुछ और करना सीख लिया होता तो आज दूसरों की तरह जिंदगी में कुछ बन गए होते। यूँ बकवास ना करते। जाओ खाना लगाओ, सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने। सॉरी अनिका, खाना तो नहीं बनाया। तो क्या झक मार रहे थे पूरे दिन? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? इसी बीच अचानक से अनिका का फोन बजा। अनिका ने फोन जेब से निकाला और देखा कि कॉल दादी की तरफ से आ रहा था। जब चित्रा ने ये देखा तो उसने अनिका को फोन उठाने का इशारा किया। उसके बाद अनिका ने कॉल उठाते हुए लाउडस्पीकर ऑन कर दिया और बोली, हेलो दादी। अनिका, आज तुम्हारी दादी को तुमसे एक हेल्प चाहिए। क्या तुम अपनी दादी की हेल्प करोगी बेटा? अनिका और चित्रा ने आज पहली बार दादी की आवाज में ऐसी मिठास देखी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ऐसा क्या हो गया है कि हमेशा कठोर और सख्त रहने वाली दादी आज रिक्वेस्ट कर रही है, वो भी अनिका से। जैसे ही ख्याल चित्रा को आया उसे रहा नहीं गया और तुरंत ही उसने कहा, बा, आपको इस तरह बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा काम है जो अनिका कर सकती है तो आप उसे बताइए, वो जरूर करेगी। बोलो अनिका, तुम भी कुछ बोलो अपनी दादी से। बेटा, हमारे और भानुशाली ग्रुप के बीच में जो कॉपरेशन हुआ है उसे लेकर मैंने ये तय किया है कि अब उसे सिर्फ और सिर्फ तू हैंडल करेगी। तुझे कल भानुशाली ग्रुप जाना होगा और उनसे बात करनी होगी। हमें जल्दी से जल्दी नए आर्टिस्ट के साथ पैकेजिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा और जो डील्स कैंसिल हुए हैं उनके बारे में बात करनी होगी। लेकिन दादी, आपने तो ये काम मैम्बो अंकल को दे दिया था ना? हाँ बेटा, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज अनिका बेटा, जावेरी ग्रुप को बचा लो प्लीज। दादी, मैं सोचकर जवाब देती हूँ। और ये बोलकर अनिका फोन काट देती है। ये देख चित्रा और नक्श सरप्राइज हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अनिका को आखिर क्या हो गया। पागल हो तुम? हाँ पागल हो। भगवान ने इस मुसीबत से निकलने का मौका दिया है तुम्हें और तुम सोच रही हो। जाओ जाकर मिलो भानुशाली ग्रुप के नए CEO से। वो तो ठीक है मम्मी, लेकिन मुझे उस आदमी से अब डर लगने लगा है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि मैं वहाँ गई तो कभी वापस नहीं आऊंगी। अनिका किसी भी कीमत पर उस नए CEO से नहीं मिलना चाहती थी। वो डरी हुई थी, लेकिन अपने डूबते बिजनेस को बचाने के लिए वो उस नए CEO से मिलने को राजी हो जाती है। अनिका का डर तो कम नहीं हुआ, लेकिन अगली सुबह वो नक्श को लेकर भानुशाली ग्रुप के ऑफिस पहुंच जाती है। वैसे तो अनिका नक्श को भी अपने साथ मीटिंग में रखना चाहती थी, लेकिन कॉर्पोरेट रूल्स के कारण वो नक्श को अपने साथ अंदर नहीं ले जा पाती और उसे अकेले ही ऑफिस में जाना पड़ता है। अनिका जैसे ही नंदिता से मिलती है, नंदिता उसे ऐसे ट्रीट करती है जैसे अनिका भानुशाली ग्रुप के लिए बहुत स्पेशल हो। अनिका केबिन का दरवाजा नॉक करके अंदर जाती है। सामने कुर्सी पर एक शख्स दूसरी तरफ मुंह करके बैठा होता है। उसे देखकर अनिका एक्साइटमेंट में कहती है, हेलो सर, माई सेल्फ अनिका। वो मेरी कंपनी को आपके साथ काम करने का मौका देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हाउ इज इट पॉसिबल? मैं तो आपकी CEO से मिली तक नहीं, तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन कर दिया? मैम, सर इस समय बिजी हैं। उन्होंने आपका प्रपोजल देखा है और उन्हें वो प्रपोजल काफी पसंद आया, इसीलिए ही उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट आपको दे दिया।
अनिका थोड़ी कंफ्यूज और काफी ज्यादा शॉक थी, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही इस प्रपोजल पर उस नए सीईओ ने मैम्बो अंकल की बेइज्जती करके उन्हें यहाँ से भगा दिया था। फिर सब बातों को भूलकर अनिका ने फोन निकाला और ये खुशखबरी सबसे पहले अपनी दादी को दी, जिसे सुनकर दादी जी बहुत खुश हो गयी और उन्होंने अनिका की सक्सेस पार्टी के लिए सूरत शहर का सबसे लग्जूरियस होटल प्राइम स्टार को पूरे दिन और पूरी रात के लिए पूरे जावेरी खानदान के लिए बुक कर दिया। कुछ ही घंटों बाद पूरा जावेरी परिवार होटल प्राइम स्टार में पहुंच गया। आप सभी का इस पार्टी में आने के लिए धन्यवाद। ये पार्टी हमने अपनी पोती अनिका की सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए रखी है। दादी ने सूरत के नामचीन लोगों को भी इस पार्टी में इनवाइट किया था, क्योंकि दादी का सिर्फ एक ही मकसद था, सभी को इस बारे में बताना कि अब जावेरी खानदान और भानुशाली ग्रुप पार्टनर्स हो गए हैं। साथ ही साथ लोगों को ये भी बताना कि अब जावेरी खानदान भी बड़े बिजनेस में उतरने वाला है, इसीलिए उसे छोटा समझने की गलती न करें। उधर प्राइम स्टार के बैंक्वेट हॉल में सभी की नजर बस अनिका पर ही अटकी हुई। तभी माइक से एक आवाज आई, प्लीज सभी बैठ जाइए, बैठ जाइए। अनिका की दादी स्टेज पर पहुंच गई थी और उन्होंने माइक पर बोलते हुए अनिका को आवाज लगाई, अनिका प्लीज स्टेज पर जाओ, सभी को बताओ कि तुमने भानुशाली ग्रुप के साथ कैसे कोलैबोरेशन किया, तुम कामयाब कैसे हुई, तुमने क्या क्या तैयारी की। इससे सभी को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। सभी लोगों की नजरें अनिका पर टिकी हुई थी और अनिका बहुत ही ज्यादा नर्वस थी। अनिका स्टेज पर नहीं गई, बल्कि अपनी जगह पर ही खड़े होकर उसने एम्बैरेस्ड होते हुए बोलना शुरू किया। दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं है। उस दिन जब मैं भानुशाली ग्रुप के ऑफिस गई तो मेरी मुलाकात नए सीईओ से हुई ही नहीं। उनकी सेक्रेटरी ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया और साइन करने के लिए कहा। क्या? बिना किसी मीटिंग के सीधा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दिया? इसका मतलब इसने भी भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ को नहीं देखा। अब मैम्बो अंकल को पूरी भीड़ के सामने अनिका की बेइज्जती करने का एक और मौका मिल गया था। उनके शैतानी दिमाग में एक आइडिया आया और उन्होंने दादी से कहा, माँ, मुझे लगता है कि ये काफी अनफेयर है। जब मैं पहले भानुशाली ग्रुप के ऑफिस गया तो शायद नए सीईओ का मूड अच्छा नहीं होगा, लेकिन इस बार जब अनिका गई तो उस नए सीईओ को लगा होगा कि जावेरी खानदान कितना सिंसियर है, उसे कोऑपरेट करना चाहिए और इसी वजह से उसने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। मैम्बो अंकल ने नफरत भरी नजरों से अनिका की ओर देखा और अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, मुझे लगता है कि अगर जावेरी खानदान में से अनिका की जगह पर कोई और भी जाता तो उसे भी इतनी आसानी से कॉन्ट्रैक्ट मिल गया होता। अनिका को मैम्बो अंकल की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। गुस्से से अनिका तिलमिला उठी, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी बाहर नहीं आया। वहीं मैम्बो अंकल की बात सुनकर दादी ने कुछ देर सोचा और फिर बोली, नवीन सही कह रहा है अनिका, तुम्हें भानुशाली ग्रुप का ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत आसानी से मिल गया, क्योंकि इसके पीछे नवीन के बहुत सारे एफर्ट्स थे। सबसे पहले तो नवीन ही वहाँ गया था, तो नवीन ने तो अपना और जावेरी खानदान का परचम पहले ही लहरा दिया था। ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है, इसमें नवीन की भी मेहनत है, इसलिए आधा क्रेडिट तुम्हें अपने चाचा को देना होगा। दरअसल दादी को शुरू से ही मैम्बो अंकल पसंद थे और अपने बेटे की बात को वो बहुत गौर से सुनती थी और उसकी कही बात मानती भी थी। लेकिन वहीं खड़े नक्श को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो अनिका की तरफ से बोला, आप लोग ये गलत कर रहे हो। इस डील को क्रैक कराने के लिए अनिका पिछले कई दिनों से मेहनत कर रही है। आप लोग उसकी इस मेहनत को जाया नहीं जाने दे सकते। अनिका की साइड लेते हुए नक्श को देखकर अनिका को काफी अच्छा लगा, लेकिन मैम्बो अंकल को तो जैसे आग ही लग गई। वो गुस्से में चिल्लाते हुए नक्श से बोला, नक्श, तुम जानते भी हो कि जब बड़े लोग बात कर रहे हो तो तुम जैसे सड़क छाप को बीच में कूदना नहीं चाहिए और मुंह बंद रखना चाहिए। लेकिन तुम जानोगे कैसे? अच्छे और बड़े लोगों को जानने के लिए तो औकात होनी जरूरी है, और तुम क्या हो वो तो यहाँ मौजूद बच्चा बच्चा भी जानता है। नक्श की इस तरह हो रही बेइज्जती को देखकर अनिका नक्श को इशारा करके चुप रहने के लिए बोल देती है। नक्श भी अनिका की बात मानकर चुप हो जाता है और कुछ नहीं कहता। उधर दूसरी तरफ मैम्बो अंकल को काम खराब करने के बाद भी क्रेडिट मिल गया और इससे वो काफी ज्यादा खुश थे। इसी खुशी में उन्होंने कहा, जावेरी खानदान के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं उसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, और जैसे ये डील कराई है आगे भविष्य में
इससे भी बड़ी बड़ी डील करवाऊंगा। जब दादी ने देखा कि उनका बेटा इस उम्र में भी इतनी मेहनत कर रहा है तो वो भला चुप कैसे बैठ सकती थी। उन्होंने कहा, नवीन, तुम बहुत मेहनती और सूझबूझ वाले इंसान हो। मैं देख चुकी हूँ कि तुम क्या कर सकते हो, इसलिए आगे की सारी जिम्मेदारी अब मैं तुम्हें देती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम अच्छे से भी अच्छा करोगे और मुझे खुश करोगे। अनिका को अपनी दादी की बात सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो पार्टी से बाहर आ जाती है और उसके पीछे पीछे नक्श भी बाहर आ जाता है और वहाँ उन दोनों में बहस होने लगती है और अनिका नक्श को वहाँ से भेज देती है। उसके जाने के बाद वहाँ विहान आता है। छोड़ क्यों नहीं देती तुम उसको? मेरी उससे शादी हुई है, कोई मजाक नहीं है। और नक्श से शादी मेरे पापा का फैसला था, जिसके खिलाफ मैं नहीं जा सकती हूँ। तुम समझते क्यों नहीं हो विहान? अनिका को ऐसे देखकर विहान उसको शांत करके वापस पार्टी में ले जाता है जहाँ सब एंजॉय कर रहे होते हैं। मिस जूली, मैं नोटिस कर रही हूँ कि आप लगातार मुझे ही देख रही है। क्या आपको मेरे में कुछ अजीब लग रहा है? दरअसल मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो तुमने अपने गले में ड्रीम लवर नेकलेस पहना है वो तुमने कहाँ से खरीदा है? ये तो मुझे मेरे एक दोस्त ने दिया है। अनिका, क्या तुम अपने दोस्त से बोलकर अगर उसके लिए पॉसिबल है तो क्या वो ड्रीम लवर नेकलेस को खरीदने में मेरी मदद कर सकता है? मिस जूली की बात सुनकर अनिका विहान को फोन लगाने लगी क्योंकि उस दिन उसे किसी अनजान शख्स ने ये गिफ्ट भेजा था। अनिका को ऐसा लगता था कि इससे पहले विहान ने उसे एक नेकलेस दिया था और ड्रीम लवर नेकलेस देने का वादा किया था, इसीलिए उसने ही भेजा होगा। यार, क्या तुम एक और ड्रीम लवर नेकलेस खरीद सकते हो? इज इट पॉसिबल फॉर यू, जैसा तुमने मेरे लिए खरीदा था? अनिका, आई एम रियली सॉरी। क्या तुम उस फेक ड्रीम लवर नेकलेस के बारे में बात कर रही हो? फेक? विहान, ये तुम क्या कह रहे हो? अनिका सोच में पड़ गई कि भला उससे और मिस जूली से गलती कैसी हो सकती है। जिस नेकलेस को अभी उसने पहना हुआ है वो असली ड्रीम लवर नेकलेस ही है, तो फिर विहान उसे फेक क्यों बोल रहा है? तुम्हें याद नहीं, मैंने तुम्हें फेक ड्रीम लवर नेकलेस ही तो दिया था। तुम्हारे पति को भी वो पसंद नहीं आया था, लेकिन तुमने कहा कि तुम उसे अपनी अलमारी में रखोगी। क्या हुआ? अगर तुम्हें वैसा ही एक और चाहिए तो मैं अरेंज करवा सकता हूँ। कब चाहिए बताओ? विहान की बात सुनकर अनिका के दिमाग में खलबली मच गई। उसे सारा खेल समझ आ गया था, लेकिन उसे अब ये समझ नहीं आ रहा था कि अगर वो रियल ड्रीम लवर नेकलेस विहान ने नहीं दिया है तो फिर उसे ऐसा तोहफा कौन दे सकता है। फिलहाल उसने मिस जूली को ये नेकलेस खरीदने में मदद का भरोसा तो दे दिया, लेकिन उसकी उलझन बढ़ गई थी। वो सब जानना चाहती थी, कहीं मुझे ये नेकलेस नक्श ने तो गिफ्ट नहीं की थी, क्योंकि उस दिन उसने भी तो मुझसे ड्रीम लवर नेकलेस दिलाने का वादा किया था। आज की सेलिब्रेशन पार्टी अनिका के लिए ही रखी गई थी, लेकिन मैम्बो अंकल के मुंह से निकले कुछ शब्दों ने उनको अनिका के क्रेडिट के साथ अब इस सेलिब्रेशन पार्टी का भी मेन कैरेक्टर बना दिया। भले ही अनिका को ये सब बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन इसके चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं थे, क्योंकि उसे भी बहुत अच्छे से पता था कि दादी को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके बोलने ना बोलने से कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए चुप रहने में ही समझदारी है। मैम्बो अंकल इतने खुश थे कि उन्होंने खुशी में चिल्लाते हुए कहा, आज की पार्टी मेरी तरफ से है, जिसको जो खाना है पीना है सब कुछ अलाउड है। आज हम सब दिल खोल कर नाचेंगे। जावेरी खानदान ने अपना गोल अचीव किया है। मैम्बो अंकल इतने खुश थे कि उनको होश ही नहीं रहा कि वो कौन से होटल में है, और उन्होंने वेटर को बुलाकर कहा, वेटर, मुझे हर टेबल पर सबसे बढ़िया क्वालिटी और सबसे एक्सपेंसिव वाइन चाहिए। जाओ जल्दी करो। मैम्बो अंकल की बात सुनकर वेटर दौड़ कर गया और उस होटल की सबसे प्रीमियम ब्रांड की वाइन सभी टेबल्स पर सर्व करने लगा। अभी मैम्बो को ये पता नहीं था कि जो वाइन की बोतल मेहमानों को पीने के लिए दी गई है उसकी एक बोतल की कीमत 15 लाख रुपए है। वो तो बस अपनी ही धुन में खोए हुए अपनी सक्सेस को एंजॉय कर रहे थे। चलो लेट्स हैव ए टोस्ट। जावेरी खानदान की सक्सेस को मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। आज कोई भी यहाँ से सोबर नहीं जाना चाहिए। इट्स पार्टी टाइम गाइस। करीब 1-1.5 घंटा नाचने के बाद ये पार्टी अपने चरम पर जा पहुंची। मैम्बो अंकल ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, उन्हें सब कुछ ब्लर्ड नजर आ रहा था, लेकिन उसके बाद भी उनके थिरकते कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी मैम्बो अंकल ने अपने वॉलेट से कार्ड बाहर निकाला और वेटर को थमाते हुए कहा, इस कार्ड से सारा बिल पेमेंट कर दो। उस कार्ड को देखते ही सभी लोग शॉक्ड हो गए,
क्योंकि वो कोई नॉर्मल कार्ड नहीं था, बल्कि वो तो स्विस बैंक का गोल्ड कार्ड था। ये गोल्ड कार्ड जो मैम्बो अंकल के पास है, उसके लिए आपके पास 15 करोड़ से ज्यादा का पर्सनल एसेट होना चाहिए, तभी बैंक आपको ये कार्ड देता है। और वहाँ वो कार्ड निकालकर मैम्बो अंकल सभी के सामने हीरो बन गए। उन्होंने अपनी अमीरी दिखाते हुए कहा, वेटर, सारे टेबल्स की बिलिंग कर दो, जो भी खर्चा है वो इस कार्ड से पेमेंट करो। बस उस टेबल को छोड़ दो, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैम्बो अंकल ने जिस टेबल की तरफ इशारा किया, वहाँ दरअसल नक्श, अनिका और चित्रा बैठे थे। नक्श ने अभी कुछ देर पहले ही अनिका का फेवर करते हुए मैम्बो अंकल से लड़ाई की थी, जिसकी वजह से मैम्बो ने फिर से उनकी बेइज्जती करने की कोशिश की। नक्श, पैसे तो है ना तुम्हारे पास? अब ये मत कहना कि तुम आज की पार्टी का एक बिल भी खुद से नहीं भर सकते हो और तुम्हें इसमें भी अपनी बीवी की जरूरत पड़ेगी। नक्श मुस्कुराया और उसने कुछ भी नहीं कहा। तभी वेटर दौड़ता हुआ आया और उसने मैम्बो से जो कहा, उसे सुनकर मैम्बो के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका लगभग आधा नशा उतर चुका था। आखिर ऐसा क्या कहा था उस वेटर ने मैम्बो से? आखिर मैम्बो के पास वो गोल्ड कार्ड कैसे आया? सभी लोग मैम्बो को गुस्से की नजर से देख रहे थे कि तभी वेटर ने कहा, आई एम सॉरी मिस्टर जावेरी, लेकिन शायद इस कार्ड में इतने पैसे नहीं हैं कि आज के बिल का पेमेंट हो सके। ट्रांजैक्शन बार बार डिक्लाइन हो रहा है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? मजाक कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कि इस कार्ड में कितना पैसा है? पूरे 15 करोड़। और तुम कह रहे हो कि इस कार्ड से आज की पार्टी का बिल नहीं हो पाएगा? वेटर की बात सुनकर गुस्से से मैम्बो अंकल ने उस वेटर की कॉलर पकड़ ली। मैम्बो अंकल की हरकत से उस वेटर के चेहरे के एक्सप्रेशंस भी बदल गए और 2 कदम पीछे हटने के बाद उसने कहा, आई एम सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया कि आज के पूरे दिन का खर्चा 20 करोड़ है। ये सुनते ही मैम्बो अंकल का सारा नशा उतर गया। क्या तुम्हारा होटल क्या मेरा सारा पैसा लूटना चाहता है? तुम अभी अपने बॉस को बुलाओ, मुझे इस बारे में उनसे डिटेल में बात करनी है। इस नजारे को देखने के बाद नक्श के मुंह से हंसी छूटने लगी थी। वो मनी मन मैम्बो अंकल को बेवकूफ समझ रहा था। तभी ये बहस सुनकर वहाँ होटल का मैनेजर आ गया। मैनेजर को देखकर मैम्बो अंकल उस पर भी चिल्लाने लगे, तुम लोग ये किस तरह का बिजनेस कर रहे हो? खुलेआम पब्लिक का पैसा लूट रहे हो। मैनेजर ने अपने चेहरे पर स्माइल रखते हुए मैम्बो अंकल को बड़े प्यार से जवाब देते हुए कहा, मिस्टर जावेरी, आज पूरा होटल आपकी फैमिली ने बुक करवाया। बाहर के गेस्ट अलाउड नहीं थे। फिर 3 टाइम्स आपकी रॉयल मील, स्टार्टर, स्नैक, ये सब कुल मिलाकर 22 करोड़ होता है। लेकिन हमने 2 करोड़ का आपको डिस्काउंट भी दिया है। आप बिल चेक करवा सकते हैं और बिल देखकर मुझे नहीं लगता कि हम आपको लूट रहे हैं। अब मैम्बो अंकल का गुस्सा उनके सर पर चढ़ चुका था। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो होटल का बिल कहाँ से देंगे और अब इतने गेस्ट के सामने उनकी बेइज्जती भी हो रही थी, जिसके खिसियाए मैम्बो अंकल ने मैनेजर का भी कॉलर पकड़ लिया। लेकिन तभी पीछे से 4 गन लिए हुए गार्ड्स के साथ होटल का मालिक कार्तिक पटेल वहां आ गया, जिसे देखकर मैम्बो अंकल के साथ वहां मौजूद हर इंसान बुरी तरह डर गया, क्योंकि वो काफी गुस्से वाला था और गलती पर किसी को भी नहीं छोड़ता था। वहां पहुंचकर कार्तिक ने कहा, क्या हो रहा है यहाँ पर? इन जेंटलमैन को हमारे होटल में लड़ाई क्यों करनी है? कार्तिक पटेल को सामने देखकर दादी भी काफी डर गई। उन्होंने मैम्बो से तुरंत होटल स्टाफ से माफी मांगने को कहा। मैम्बो और दादी की इस हरकत को नक्श बस चुपचाप बैठकर देख रहा था और मनी मन हंस रहा था। तभी दादी ने कहा, मैं नहीं चाहती कि नवीन अकेला खर्चा करे। इस पार्टी में सभी ने बहुत मजे किए हैं, तो अब चुकाना भी पड़ेगा। इसलिए तुम सभी 1-1 करोड़ रुपए निकालो। बाकी का सब कुछ मैं और नवीन देख लेंगे। दादी के इतना कहने के तुरंत बाद ही नक्श ने वेटर को बिल का 1 करोड़ देने के लिए कार्ड मशीन लेकर आने को कहा। नक्श की बात सुनकर सभी लोग सोचने लगे कि इस फटीचर के पास बिल भरने का पैसा कहाँ से आया। सब ये सोच ही रहे थे कि तभी नक्श ने अपने पर्स से एक कार्ड निकाला, जिसे देखकर वहाँ मौजूद हर इंसान के पैरों तले जमीन खिसक गई। नक्श, तुम्हारे पास ये कार्ड कहाँ से आया? नक्श ने अनिका की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस एक स्माइल करी और मशीन में कार्ड लगा दिया। दरअसल ये कोई आम कार्ड नहीं था और ये कार्ड किसी इंसान को मिलता भी नहीं है। इस सुपर कार्ड के ट्रांजैक्शन की कोई अपर लिमिट नहीं होती। नक्श के हाथ में सुपर कार्ड देखकर सभी चौंक गए। मैम्बो अंकल दौड़ते हुए नक्श के पास आए और कहा, क्यों बे 2 टके के आदमी, कहाँ से चुरा लाया है ये कार्ड? तेरी 1 रोटी कमाने की तो औकात नहीं है
और बस में ये सुपर कार्ड लेकर घूम रहा है। बैम्बो को नक्श पर चिल्लाते देख कार्तिक पटेल भी इस ओर देखने लगा और जैसे ही उसकी नजर नक्श के चेहरे पर पड़ी तो कार्तिक पटेल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके आंखों में आंसू आ गए। वो दौड़ता हुआ नक्श के पास आया और अपने हाथ जोड़कर अपने घुटनों के बल नक्श के पैरों पर बैठ गया। कार्तिक पटेल की ये हरकत देखकर हर इंसान की हलक सूख गई। सभी ये सोच रहे थे कि इतना रॉब रुतबे वाला आदमी जिसके आगे दादी और बैम्बो तक नहीं चली, वो आखिर इस फटीचर के पैरों में क्यों गिर गया। तभी कार्तिक ने कहा, सेठ जी, आप इतने दिनों तक कहाँ थे? आप तो हमें भूल ही गए। नक्श के लिए मिस्टर पटेल की ऐसी बातें सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग चौंक गए। क्या नक्श कहीं का सेठ है? लगता तो किसी एंगल से नहीं, तो फिर कार्तिक उसे सेठ जी क्यों बुला रहा है? सभी के मन में कुछ ऐसे ही सवाल आ रहे थे। होटल मैनेजर भी परेशान था कि जो इंसान कभी सीधे मुंह बात भी नहीं करता था, वो किसी नॉर्मल से दिख रहे शख्स को सेठ जी क्यों बोल रहा है। मिस्टर पटेल की बात सुनकर नक्श ने उसे गले लगाया और कान में धीमे से कहा, अब मैं कहीं का भी सेठ जी नहीं रहा मिस्टर पटेल, मुझे सिर्फ नक्श कहकर बुलाओ। दरअसल काफी समय पहले नक्श ने कार्तिक पटेल की जान बचाई थी। कार्तिक स्कूल के समय से ही काफी बदमाश था और गलत आदतों का शिकार बन गया था। उसकी ऐसी ही एक गलत आदत ने उसे मुश्किल में डाल दिया था। कार्तिक के सिर पर मौत की तलवार लटकी हुई थी। अगर सही समय पर नक्श अपने बॉडीगार्ड्स के साथ नहीं आता तो आज कार्तिक जिंदा नहीं होता। कार्तिक पटेल पर नक्श का सिर्फ एक ही एहसान नहीं था, उसकी हरकतों की वजह से पटेल खानदान ने उसे घर से निकाल दिया था। उस समय नक्श ने कार्तिक को 10 करोड़ रुपए की मदद की थी। आज सूरत में मिस्टर कार्तिक पटेल का एक बड़ा नाम है। मुझे उम्मीद नहीं थी कार्तिक, तुम 7 सालों में इतना कुछ अचीव कर लोगे। मुझे हैरानी भी हो रही है और खुशी भी। नक्श की तरह कार्तिक भी अपने सामने उसे देखकर इमोशंस से भर गया था। इसके बाद मिस्टर पटेल ने जावेरी खानदान के बिल में काफी छूट दे दी, जिससे नक्श ने पूरे बिल का पेमेंट कर दिया। जावेरी खानदान के लोग जो हमेशा नक्श को गिरी हुई नजरों से देखते थे, अब वो जलन और कंफ्यूजन की नजरों से देखने लगे। अनिका भागी भागी नक्श के पास आई और बोली, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तुम्हें ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं है, बस खुशी खुशी इस पार्टी को एंजॉय करो। नक्श की बात सुनकर अनिका शांत हो गई और घर चलने के लिए उसका इंतजार करने लगी। लेकिन सालों बाद नक्श की मिस्टर पटेल से मुलाकात हुई थी, इसीलिए उसने अनिका को घर जाने को कह दिया और देर से आने की बात कहकर खुद रुक गया। पार्टी का सारा मैटर निपटाने के बाद मिस्टर पटेल और नक्श कार से कहीं निकल गए। काफी देर तक कार चलती रही और दोनों दोस्त पुरानी यादों में खोए रहे। मेरी जिंदगी को संवारने वाले और बनाने वाले तुम ही 2-4 लोग हो, और जिसने भी मेरे लिए किया है मैं उसे भूलने वालों में से नहीं हूँ। अच्छा बाबा ठीक है, लेकिन ये बता कि तू मुझे लेकर कहाँ जा रहा है? ये सही सवाल किया तूने। क्या तुझे वो हिमानी याद है? अरे 2 साल पहले अचानक से मुझे पता चला कि वो भी तुझे ही ढूंढ रही है, इसलिए मैं उससे मिला। भाई साहब, उसने तो अपनी खुद की कंपनी खोल दी है, बदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, और वो भी इंटरनेशनल। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने उसे मैसेज करके तेरे बारे में बता दिया। वो तो खुशी से बावली हो गई। हमने डिस्कस किया है और हम तुझे मिलकर एक सरप्राइज देना चाहते हैं। जब नक्श ने हिमानी का नाम सुना तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह बदल गए। हिमानी? वो भी सूरत में है? दरअसल हिमानी नक्श की बेस्ट फ्रेंड थी। जब वो मुंबई में रहता था, हिमानी एक डिपार्टमेंट स्टोर में काम किया करती थी। एक दिन जब नक्श ने हिमानी के डिपार्टमेंटल स्टोर से सामान खरीदा तो जल्दी जल्दी में नक्श अपना बैग वहीं भूल गया था। उस बैग में करीब 3 करोड़ रुपए थे। जब हिमानी ने उस बैग को चेक किया तो वो दंग रह गई। अरे, उस आदमी का बैग तो यहीं छूट गया है। इसमें तो काफी पैसे हैं। मुझे इसे उस तक पहुंचाना होगा। बैग लेकर हिमानी नक्श के पीछे भागी, लेकिन इससे पहले कि वो नक्श को रोक पाती, नक्श अपनी कार में निकल गया था। हिमानी ने नक्श का पीछा किया। इसी बीच अचानक से नक्श को याद आया कि वो अपना बैग डिपार्टमेंटल स्टोर में भूल गया है, और वो जब वहाँ पहुँचा तो उसे पता चला कि वो लड़की उसका बैग लेकर उसके पीछे भागी थी। थोड़े इंतजार के बाद जब हिमानी वहाँ पहुँची तो उसने नक्श को देखकर तुरंत ही उसका बैग लौटा दिया, और यहाँ से शुरू हुई नक्श और हिमानी की दोस्ती की कहानी। थोड़ी देर में कार्तिक पटेल और नक्श दोनों बदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऑफिस पहुँच गए। नक्श, इसे अपना ही ऑफिस समझ यार। 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर और 3rd फ्लोर पूरा स्टोर है। देख ले, अगर तुझे कुछ लेना हो तो तुझे भाभी के लिए जो भी लेना है तू ले सकता है। भाभी खुश हो जाएंगे यार। मैं आता हूँ। हिमानी और मैं तुझे एक सरप्राइज देने वाले हैं। इसके बाद मिस्टर पटेल अंदर हिमानी के पास चले गए। इधर नक्श कुछ प्रोडक्ट्स देख रहा था। तभी एक आवाज सुनकर वो चौंक गया।
अरे ये तो नक्श है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये जगह तुम जैसों के लिए नहीं है। नक्श ने पीछे मुड़कर देखा तो एक बेहद खूबसूरत लेडी उसके पास खड़ी थी जो उसे घूर रही थी। ये नक्श की बीवी अनिका की बेस्ट फ्रेंड थी। इस स्टोर के डिपार्टमेंट मैनेजर हुआ करते थे। अब नहीं है क्योंकि कल ही उनका प्रमोशन हुआ है और उन्हें डिपार्टमेंट मैनेजर से डेप्यूटी जनरल मैनेजर बना दिया गया है। इस मौके का फायदा उठाते हुए प्राची आज इस स्टोर में अपने हस्बैंड के नाम पर सारे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स खरीदने आई थी, लेकिन उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज उसकी मुलाकात नक्श से होगी। नक्श, क्या तुम यहाँ अकेले आए हो? देखो ये स्टोर तुम्हारे लायक नहीं है। यहाँ के सारे प्रोडक्ट्स बहुत एक्सपेंसिव हैं। तुम इनमें से एक भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो, इसीलिए जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, वरना बाद में जब तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर निकाला जाएगा तो तुम्हारी थोड़ी बहुत जो इज्जत बची है ना, वो भी नहीं रहेगी। प्राची की बात सुनकर नक्श को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने चेहरे पर मुस्कान बरकरार रखी। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ के प्रोडक्ट्स अफोर्ड कर सकता हूँ या नहीं। तुम अपना देखो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही अफोर्ड नहीं कर पाओ। नक्श की बात सुनकर प्राची के चेहरे का रंग ही उतर गया था। उसकी आंखों में नक्श के प्रति गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। दिखावा करने की जरूरत नहीं है नक्श। अनिका से मेरी बात हुई है, मुझे पता है कि तुम कोई घटिया काम करके उसे पैसे लाकर दे रहे हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं ये पैसे कहाँ से और कैसे लाकर दे रहा हूँ। फर्क इस बात से पड़ता है कि मैं उसे पैसे लाकर दे रहा हूँ। और वैसे क्या तुम अभी भी रेंटेड अपार्टमेंट में ही रह रही हो? प्राची और नक्श में बहस चल रही थी। तभी अचानक एक मोटा सा आदमी वहाँ आया और दोनों के बीच बोल पड़ा। क्या हुआ प्राची? कौन है ये आदमी? तुमसे बहस क्यों कर रहा है? ये मोटा सा आदमी कोई और नहीं, प्राची का हस्बैंड था। उसे देखते ही प्राची ने नक्श की तरफ इशारा करते हुए गुस्से से कहा, बेबी ये आदमी अनिका का हस्बैंड है। मैंने बताया था ना, घर जमाई बनकर रह रहा है, खुद तो कुछ करता धरता नहीं है और यहाँ मुझे ताने मार रहा है। बोल रहा है कि यहाँ से चली जा, तू ये प्रोडक्ट्स अफोर्ड नहीं कर सकती। मुझे नीचा दिखा रहा है। अच्छा वो बेबी तुम आ गए। तू मेरी बीवी को नीचा दिखाएगा? मेरी बीवी को देख और अपने आप को देख भिखारी। तुझे तो सड़क पे कोई 1 रुपया भी नहीं देगा। कहाँ से आया है तू? चुपचाप चला जा वरना धक्के मारकर यहाँ से भेजूंगा। जानता भी है तू मैं कौन हूँ। देखिए भाई साहब, मैंने आपकी बीवी को नीचा नहीं दिखाया है। जो कुछ भी ये कह रही है दरअसल वो सब इन्होंने उल्टा मुझसे कहा था। रही बात शक्ल की, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं कितना हैंडसम हूँ। अगर हैंडसम नहीं होता तो आपकी बीवी से भी ज्यादा खूबसूरत अनिका मुझे कैसे मिलती? और भगवान का दिया सब कुछ है तो फिर मैं भिखारी कैसे हुआ? लगता है तू ऐसे नहीं सुधरेगा। तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। जब तक मार नहीं पड़ती है ना, तब तक तेरे जैसे नालायकों को अकल नहीं आती। आलोक नक्श को मुक्का जड़ने ही वाला था, तभी अचानक से तेज आवाज आई जिसने आलोक के साथ वहाँ मौजूद बाकी लोगों को भी हिला कर रख दिया। स्टॉप इट आलोक। ये आवाज मिस्टर कार्तिक पटेल की थी, जो अपने लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए नक्श की ओर बढ़ रहा था। कार्तिक के पीछे हिमानी भी थी, वो भी नक्श की तरफ ही आ रही थी। कार्तिक और हिमानी को देखकर आलोक चौंक गया। मिस्टर पटेल, हिमानी मैम, आप दोनों यहाँ पर? कार्तिक और हिमानी को देखते ही आलोक ने नक्श का कॉलर छोड़ा और अपने चेहरे पर मुस्कान लिए उन दोनों को ग्रीट करने के लिए आगे बढ़ा। तभी कार्तिक ने आलोक को घूरा और अपने हाथ से उसे साइड में करते हुए बोला, तुझे सभी को मारने का शौक है ना? चल मार मुझे, मार। नहीं सर, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो इस आदमी से निपट रहा था जो यहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था। और सर मैं तो बस इसे डराने की कोशिश कर रहा था। मिस्टर पटेल, मेरा अभी भी प्रमोशन हुआ है। अब मैं स्टोर का डिप्टी जनरल मैनेजर बन गया हूँ। मुझे भी बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैंने किसी को मारा तो इस स्टोर का नाम खराब हो जाएगा। इसीलिए मैंने पहले इस आदमी को प्यार से समझाया, लेकिन ये तो बदतमीजी करने लगा, इसीलिए मुझे इसे डराना पड़ा। इस सीन को देखकर वैसे ही हिमानी शर्मिंदा थी। वो नक्श से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी, क्योंकि नक्श पहली बार उसके स्टोर में आया और उसके ही स्टाफ के लोग उसे मारने वाले थे। हिमानी ने कार्तिक और नक्श को साइड किया और गुस्से में बोली, तुम कल मुझसे मेरे कैबिन में मिलो और हाँ, अपना रेजिग्नेशन साथ ले आना। तुम्हारी सैलरी सेटल करने के बाद तुम मुझे यहाँ दोबारा नहीं दिखने चाहिए। हिमानी की बात सुनते ही आलोक का चेहरा पूरी तरह फीका पड़ गया था और उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था। इसके बाद हिमानी के कदम सीधा नक्श की तरफ बढ़े और उसने झुकते हुए नक्श से कहा, सॉरी सर, गलती हो गई, लेकिन आज इतने सालों के बाद आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। नक्श ने तुरंत ही हिमानी को गले से लगाया और उसके कान में फुसफुसाते हुए बोला, पागल हो गई हो क्या? ये सब क्या कर रही हो? तुम इस कंपनी की सीईओ हो, सारे एम्प्लॉयज तुम्हें देख रहे हैं। इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है। तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। इतने कम सालों में तुमने इतना कुछ अचीव कर लिया। मैं तो ये सब देखकर शॉक्ड रह गया।
सर, सारा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ आपको ही जाता है। अगर आप नहीं होते तो आज मैं यहाँ नहीं होती, पता नहीं कौन से डिपार्टमेंटल स्टोर में सामान दे रही होती। आपने मेरी जिंदगी बदल दी, उसके लिए तहे दिल से थैंक्स। यहाँ हुई घटना के लिए एक बार फिर से माफी चाहती हूँ। चलिए हम दूसरी जगह पर चलते हैं, आपके लिए एक सरप्राइज है। नक्श को क्या सरप्राइज देना चाहती थी हिमानी? क्या होगा आलोक का? क्या उसे नक्श के साथ बदतमीजी की सजा मिलेगी? जानने के लिए बने रहिए पॉकेट एफएम के साथ। हिमानी से सरप्राइज की बात सुनकर नक्श के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। नक्श इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड था। नक्श ने भी अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है तो फिर चलो, देर किस बात की, देखते हैं क्या सरप्राइज है। जैसे ही नक्श, कार्तिक और हिमानी एक साथ वहाँ से जाने लगे, तभी आलोक को एहसास हुआ कि उसके साथ असल में हुआ क्या है। आलोक का चेहरा पछतावे से भरा हुआ था। अगर उसे पहले पता होता कि नक्श और हिमानी के बीच के रिश्ते कैसे हैं, तो वो ऐसी गलती कभी नहीं करता। लेकिन आलोक तो खुद ही पहली बार नक्श से मिल रहा था। नक्श के बारे में वो कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन अभी उन तीनों का रिश्ता देखकर उसे समझ आ गया था कि ये कोई ऑर्डिनरी रिश्ता नहीं है। हे भगवान, मैं किस मुसीबत में फंस गया। ये सभी तो एक दूसरे को जानते हैं। मुझसे बड़ी गलती हो गई। सबसे पहले मुझे अपनी जॉब बचानी होगी, नहीं तो मुझे पूरे सूरत में नौकरी नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ प्राची को भी तगड़ा झटका लगा था। वो भी चेहरे पर नकली मुस्कान लिए नक्श के पास पहुंची और माफी मांगने लगी। मैडम प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मुझे पता है कि मुझसे गलती हुई है, मैं माफी मांगता हूँ। प्लीज मुझे इस नौकरी से मत निकालिए। नक्श अभी जो कुछ भी हुआ ना, वो मेरी गलती है। प्लीज मेरे हस्बैंड को इन्वॉल्व मत करो। कल ही उनका प्रमोशन हुआ है, अगर उनकी नौकरी चली गई ना तो हमारा परिवार सड़क पर आ जाएगा। तुम जो कुछ भी कहना है मुझे कह लो, लेकिन प्लीज क्या तुम हिमानी मैडम से कहकर मेरे हस्बैंड को फायर करने से बचा सकते हो? क्या कहा तुमने? क्या थोड़ी तमीज के साथ बोलोगी? और तुमने माफी तो मांगी ही नहीं। नक्श गुस्से में प्राची को घूर रहा था। प्राची को समझ आ गया कि उसकी चालाकी चलने वाली नहीं है। मिस्टर नक्श, अभी जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। प्लीज मेरे हस्बैंड की जॉब बचा लीजिए। प्राची की बात सुनकर नक्श के दिल को थोड़ा सुकून आया। हिमानी, ये दोनों माफी मांग रहे हैं, माफ कर देते हैं। तुम्हारे लिए भी आसान हो जाएगा, क्योंकि इतनी जल्दी तुम्हें इस लेवल पर एम्प्लॉय नहीं मिलेगा। इसे काम करने दो, लेकिन इसे इंसान बनने में समय लगेगा, और जब तक ये इंसान नहीं बनता तब तक प्रमोशन करना ठीक नहीं रहेगा। मिस्टर नक्श कह रहे हैं, इसीलिए आलोक तुम इस स्टोर में काम कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारा प्रमोशन रोक रही हूँ। तुम पहले वाली पोजीशन पर ही काम करोगे। अगर तुम्हें ठीक लगता है तो ठीक है, वरना तुम जा सकते हो। नहीं मैम, मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ। थैंक यू मिस्टर नक्श। थैंक यू हिमानी मैम। तीनों के जाने के बाद आलोक प्राची की तरफ मुड़ा और अपने गुस्से के साथ उस पर बरस पड़ा। बेवकूफ औरत, आज तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी चली जाती। किसी के भी बारे में कुछ भी बोल देती हो। थोड़ा सोचा तो करो कि सामने कौन है। आगे से मैं भी ध्यान रखूंगा, तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। कार्तिक और हिमानी नक्श को सूरत शहर के सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट लेकर गए। यहाँ हिमानी ने पहले से ही एक प्राइवेट रूम बुक करवा दिया था। तीनों जैसे ही उस कमरे में गए, वैसे ही दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। आवाज सुनकर तुरंत ही कार्तिक पटेल ने नक्श से कहा, नक्श, मुझे लगता है कि सरप्राइज तुम्हारे लिए है, तो तुम्हें ही दरवाजा खोलना चाहिए। जैसे ही नक्श ने दरवाजा खोला, वो चौंक गया। अरे आकाश, ओ गॉड, अरे रवीश भी है। मिस्टर नक्श, क्या हाल है आपके? आपको देखे अरसा हो गया। हमने आपको बहुत तलाशा, लेकिन आप नहीं मिले। आकाश और रवीश ने नक्श को गले से लगा लिया था। इस वक्त कमरे में नक्श को छोड़कर जितने भी लोग मौजूद हैं, उन सब की नक्श ने कभी न कभी मदद की थी, और उन सभी के दिल में नक्श के प्रति बहुत रिस्पेक्ट थी। हम दोबारा एक दूसरे से मिल गए हैं, इस बात की मुझे बहुत खुशी है, और मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि मैं तुम लोगों के काम आ सका। बातचीत के बीच अचानक से हिमानी एक स्पेशल बॉक्स लेकर आई और उसे नक्श को देते हुए बोली, मिस्टर नक्श, ये गिफ्ट हमने कुछ साल पहले आपके लिए खरीदा था। हमने तो इसे आप तक पहुंचाने की उम्मीद छोड़ ही दी थी, लेकिन आज देखिए, हमारी किस्मत में आपसे मिलना लिखा था। ये लीजिए, इसे घर जाकर देखिएगा। अगले दिन घर जाकर जब नक्श ने हिमानी का दिया गिफ्ट खोला, तो उसके होश उड़ गए। आखिर ऐसा क्या था उस बॉक्स में जिसे देखकर नक्श के माथे पर पसीना आ गया? आखिर हिमानी ने उसे ये गिफ्ट क्यों दिया? क्या इस गिफ्ट से नक्श का कोई पुराना कनेक्शन था? जानने के लिए बने रहिए पॉकेट एफएम के साथ। ऑफिस पहुंचने के बाद भी हिमानी के गिफ्ट को लेकर नक्श की उलझन बरकरार थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हिमानी ने उसे ये गिफ्ट क्यों दिया। नक्श इन्हीं उलझनों में फंसा था, तभी अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक हुई
और नक्श की सेक्रेटरी नंदिता उसके केबिन में आई। सर, जावेरी खानदान से मैम्बो जावेरी आए हैं। वो शिवानी के पैकेजिंग कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना चाहते हैं और साथ ही नेगोशिएशंस करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? वो इतना जल्दी आ गया? अभी के लिए तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सीधा जावेरी खानदान को इन्फॉर्म करो। उनसे पूछो कि क्या वो भूल गए मैंने लास्ट टाइम क्या कहा था। उनसे कह दो कि मैं उनके साथ की गई पार्टनरशिप कैंसिल कर रहा हूँ। अगर उन्हें हमारे साथ काम करना है तो उनके सारे कोऑपरेशन मैटर्स को सिर्फ और सिर्फ अकेले अनिका हैंडल करेगी और किसी की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ मैम्बो अंकल भानुशाली ग्रुप के ऑफिस में बैठकर सीईओ से मिलने का इंतजार कर रहे थे। तभी उनके पास दादी माँ की कॉल आई। उन्होंने उनसे फौरन बिना किसी बात किए घर वापस आने को कहा। हैरान मैम्बो अंकल का चेहरा लटक गया था। उन्हें समझ नहीं आया कि दादी ने उन्हें यहाँ से जाने के लिए क्यों कहा। जब वो सुबह भानुशाली ग्रुप के लिए निकल रहे थे तब तो दादी के चेहरे पर मैम्बो अंकल को लेकर फुल कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था, तो फिर अब अचानक से दादी की टोन क्यों बदल गई? मैम्बो अंकल के घर वापस आने पर दादी माँ ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुला ली। इस मीटिंग में मैम्बो अंकल भड़के हुए थे। ये लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? अनिका में ऐसा क्या है जो वो मुझसे भी बेहतर है? उसकी खुद की कंपनी तो उससे संभाली नहीं जा रही है, बंद होने की कगार पर खड़ी है। मुझे तो लगता है कि भानुशाली ग्रुप का नया सीईओ बेवकूफ है। आज नहीं तो कल देख लेना, इस नए सीईओ के कारण भानुशाली ग्रुप भी डूब जाएगा। मैम्बो शांत हो जाओ, हम सब मिलकर इस मैटर का सलूशन निकाल लेंगे। सीईओ तो अनिका के लिए पागल हो रहा है और ये अनिका कह रही है कि वो उससे मिली ही नहीं। वो हमसे झूठ बोल रही है। एक जवान और खूबसूरत लड़की और दूसरी तरफ जवान और एग्रेसिव सीईओ। अगर वो एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते तो एक कॉर्पोरेशन इतनी आसानी से नहीं होता। मुझे तो उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं है। इस मीटिंग में अनिका और चित्रा को शामिल नहीं किया गया था, जिससे कि खुलकर इस मुद्दे पर बात हो सके। हो सकता है कि अनिका ने उस सीईओ को किसी और तरीके से पटाया हो, जिससे चीजें स्मूथ हो जाए, उसके लिए भी और हमारे लिए भी। जावेरी खानदान लॉन्ग टर्म प्लानिंग का सोच रहा था और इसी वजह से उन्होंने तय किया कि वो अनिका की जगह किसी और लड़की को चूज करेंगे जो अनिका से हर हाल में बेहतर होगी और अच्छे से इस मैटर को हैंडल कर पाएगी। इसीलिए अनिका की कजन पल्लवी, जिसकी अभी तक शादी भी नहीं हुई थी, उसे चुना गया। मीटिंग में तय हुआ कि पल्लवी अनिका की जगह लेगी और कल सुबह भानुशाली ग्रुप की ऑफिस जाने वाली थी। उधर जब अनिका रात में घर पहुंची तो नक्श ने उससे दादी माँ की इमरजेंसी मीटिंग के बारे में सवाल किया। कैसी इमरजेंसी मीटिंग? मुझे तो जानकारी नहीं। अनिका की बात सुनकर नक्श मन ही मन सोचने लगता है कि दादी माँ अभी भी उसकी बात को सीरियसली नहीं ले रही है। नक्श ने अनिका के सामने कोई बात जाहिर नहीं होने दी। अरे कुछ नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही पूछा। लेकिन अगर तुम्हें कल तुम्हारी दादी की कॉल आती है और वो तुमसे भानुशाली ग्रुप के साथ कॉपरेशन की बात करती है तो तुम डायरेक्टली हाँ मत कहना, थोड़ा समय लेना। नक्श की बात सुनकर अनिका चौंक उठी और नक्श की तरफ मुड़ी और हैरानी के साथ कहा, तुम क्या पागल हो गए हो? दादी ने अब सारी जिम्मेदारी मैम्बो अंकल को दे दी है। भानुशाली ग्रुप के साथ अब सारा कोऑपरेशन वही हैंडल करेंगे। अब उन्हें मेरी क्या जरूरत है? तुम्हें कुछ पता है नहीं, बस फालतू की बातें करते रहते हो। नक्श अचानक अनिका से बेतुकी बातें क्यों कर रहा था? क्या उसे पता था कि दादी माँ के दिमाग में क्या चल रहा है? क्या अनिका नक्श की बातें मानेगी? जानने के लिए बने रहिए पॉकेट एफएम के साथ। सर, जावेरी फैमिली ने कोलैबोरेशन की बात डिस्कस करने के लिए किसी को भेजा है। उनका नाम पल्लवी जावेरी है। उसे जाने के लिए कह दो। ये दादी देवी अपने आप को समझती क्या है? जब मैंने बोल दिया है कि मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अनिका चाहिए, तो फिर अपने परिवार के बाकी लोगों को भेजकर वो दिखाना क्या चाहती है? वो मुझे अपने परिवार में फंसाने की कोशिश कर रही है। वो जानती ही नहीं है कि बदकिस्मती से मैं तो पहले से ही उसके परिवार का हिस्सा हूँ। अगले दिन जब नक्श ऑफिस पहुँचा तो उसकी सेक्रेटरी नंदिता ने पल्लवी के ऑफिस आने की जानकारी दी। जब नंदिता ने उसे वहाँ से जाने के लिए कह दिया तो ये पल्लवी के लिए बहुत ज्यादा इंसल्टिंग था। फेलियर की न्यूज के साथ जब पल्लवी लौटी और सारी कहानी दादी माँ को बताया तो वो गुस्से से तिलमिला उठी, लेकिन वो हेल्पलेस महसूस कर रही थी और अब उसके पास अनिका को कॉल करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। उधर अनिका मार्केट में शॉपिंग कर रही थी, तभी दादी माँ की कॉल आई। अनिका, आज तुम्हारी दादी को तुमसे एक हेल्प चाहिए। क्या तुम अपनी दादी की हेल्प
करोगी बेटा? वैसे तो अनिका दादी माँ के बड़े बेटे की बेटी थी, लेकिन अनिका के पापा की मौत के बाद दादी माँ का सारा प्यार मैम्बो अंकल की ओर डाइवर्ट हो गया और अनिका और उसकी माँ के प्रति उनका व्यवहार जाने क्यों रूखा हो गया था। आज जब उन्हें अनिका से काम पड़ा तो पहली बार वो प्यार से बोलती नजर आई। बेटा, हमारे और भानुशाली ग्रुप के बीच में जो कॉपरेशन हुआ है उसे लेकर मैंने ये तय किया है कि अब उसे सिर्फ और सिर्फ तू हैंडल करेगी। तुझे कल भानुशाली ग्रुप जाना होगा और उनसे बात करनी होगी। हमें जल्दी से जल्दी नए आर्टिस्ट के साथ पैकेजिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा और जो डील्स कैंसिल हुए हैं उनके बारे में बात करनी होगी। दादी माँ की बात सुनते ही अनिका को कल रात नक्श की कही बात याद आ गई। जाने क्यों हमेशा नक्श को नकारा मानने वाली अनिका ने वही किया जैसा नक्श ने कहा। सॉरी दादी, जब आपने ये मैटर मैम्बो अंकल को संभालने के लिए दिया था तो मुझे लगता है कि अब ये मैटर हाफ वे डन है, तो आपको अब उनकी जगह किसी और को बदलने की जरूरत नहीं है। आपको मैम्बो अंकल को ही सारे प्रोसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। चलिए दादी, मेरे पास और भी बहुत काम है, बाद में बात करती हूँ। जय श्री कृष्ण। अपनी पूरी बात करते ही अनिका ने फोन कट कर दिया। अनिका को वो पल याद आ गया जब दादी माँ ने भरी महफिल में उसकी मेहनत का क्रेडिट मैम्बो अंकल को दे दिया था। दादी माँ को ना कहते देख अनिका की माँ चित्रा उसे घूर रही थी। ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें पता भी है कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुमने हाथ आई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ठुकरा दी। अनिका को चित्रा की बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो स्टोर से बाहर निकल आई और नक्श को फौरन मैसेज किया। अभी थोड़ी देर पहले दादी का कॉल आया था। वो मुझे कह रही थी कि भानुशाली ग्रुप के साथ अब मुझे ही कोऑपरेशन करना है। मैंने उन्हें मना कर दिया। अब मुझे क्या करना चाहिए? जब नक्श ने अनिका का मैसेज पढ़ा तो उसका दिल खुशी से झूम उठा। उसे अच्छा लगा कि उसकी बीवी ने उसकी बातों को सुना और मानना शुरू कर दिया है। अब तुम्हें इंतजार करना चाहिए, परेशान मत हो। तुम्हारी दादी आज नहीं तो कल तुमसे फिर से कांटेक्ट करेंगी, लेकिन तुम्हें तब तक अग्री नहीं करना जब तक वो तुम्हारे फायदे की बात नहीं करती। उनकी कंडीशंस तभी मानना जब वो तुम्हें कुछ दे। क्या आगे अनिका वही करेगी जैसा नक्श चाह रहा था? क्या अनिका और नक्श एक दूसरे के करीब आ जाएंगे? और अनिका के इनकार करने के बाद दादी माँ क्या करेगी? जानने के लिए बने रहिए पॉकेट एफएम के साथ। जब अनिका नक्श घर पहुँचे तो दोनों ने इस मसले पर कोई बात नहीं की, लेकिन अनिका ने उसे एक जरूरी काम बता दिया। परसों दादी का बर्थडे है, याद रखना कि तुम्हें उनके लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट लेना है। सस्ता सामान नहीं देना है, इसलिए खरीदने से पहले 1000 बार सोचना, वरना हमेशा की तरह इस बार भी मुझे एम्बैरस होना पड़ेगा। जब नक्श ने ये सुना तो उसे अचानक से याद आया कि 2 दिन बाद दादी के साथ साथ उसका भी बर्थडे है। अब अनिका हो या फिर कोई और, किसी को भी नक्श का बर्थडे याद नहीं है। मेरी बीवी को मेरा बर्थडे याद नहीं, लेकिन अपनी दादी का बर्थडे उसे अच्छे से याद है। अनिका, तुम क्या समझाओगी मुझे? शादी के 3 साल हो गए, एक बार भी तुमने मुझे बर्थडे तक विश नहीं किया। इसीलिए तो मैंने शादी के बाद अपना बर्थडे कभी नहीं मनाया। अनिका से अपने रिलेशन के बारे में सोचते हुए नक्श को जाने कब नींद आ गई। गहरी नींद में उसने अनिका को लेकर एक सपना देखा। नक्श दौड़ा चला जा रहा था। अचानक उसके सिर में तेज दर्द उठा, जैसे आग में जलता हुआ लोहा किसी ने उसके सिर पर मार दिया हो। उसका दर्द बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। नक्श के मुंह से तेज चीख निकलती है। उसके बाद वो जमीन पर गिर जाता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अचानक उसे लगता है कि कोई उसके हाथ से कुछ छीन कर ले जा रहा है। जैसे ही वो मुश्किल से सिर उठाकर देखता है तो उसे अनिका दूर जाती नजर आती है। एक तेज झटके के साथ नक्श की नींद टूट जाती है और वो उठकर बैठ जाता है। ये कैसा बुरा सपना था? कहीं अनिका सच में मुझसे दूर तो नहीं चली जाएगी? कहीं ये सपना सच तो नहीं हो जाएगा? क्या है इस डरावने सपने का राज? क्या अनिका उसकी जिंदगी से जाने वाली है या नक्श किसी मुसीबत में फंसने वाला है? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे थोड़ी देर में। इससे पहले आपको बता दें कि क्या हुआ दादी माँ की बर्थडे पार्टी में। माँ, अभी तक नक्श नहीं आया। मुझे चिंता हो रही है कि वो दादी माँ के लिए क्या गिफ्ट लाएगा। दादी माँ के बर्थडे की पार्टी सूरत के एक बड़े होटल में दी गई थी। सभी उनके लिए महंगे गिफ्ट लेकर आए थे। अनिका जितना नक्श के गिफ्ट के बारे में सोच रही थी, उसे उतनी ही टेंशन हो रही थी। पिछले 2 दिनों में अनिका ने नक्श से कई बार पूछा था कि वो दादी के लिए क्या गिफ्ट सोच के बैठा है, क्या देने की सोच रहा है, लेकिन नक्श ने अनिका को कुछ भी नहीं बताया और उसे सीक्रेट रखा।
अचानक अनिका ने देखा कि नक्श एक ऑर्डिनरी लकड़ी का बॉक्स हाथ में लेकर वहाँ पहुँच गया है। अनिका ने नक्श के गिफ्ट बॉक्स को देखकर अपना सर पकड़ लिया। हे भगवान, क्या करूं मैं इस फटीचर का? क्या है इसमें? कम से किसी गिफ्ट शॉप में रैप तो करवा लिया होता। ऐसे अच्छा लगता है क्या? ये शरीफों की पार्टी है, कब समझोगे तुम? अपनी सास चित्रा की बात सुनकर नक्श ने पूरी लापरवाही से उनके सवाल का जवाब दिया। अरे ये बॉक्स तो मुझे उन्हें ऐसे ही देना है और इसे गिफ्ट रैप करवाने का मेरे पास टाइम नहीं था। छोड़िए ना, वैसे भी ये बॉक्स मैटर नहीं करता, इस बॉक्स के अंदर का सामान मैटर करता है। नक्श बॉक्स को खोलकर अनिका और चित्रा को दिखाना चाहता था। उसे लग रहा था कि गिफ्ट देखकर वो दोनों पूरी तरह से सरप्राइज हो जाएंगे, लेकिन इससे पहले कि वो गिफ्ट बॉक्स खोलता, अनिका ने उसे मना कर दिया। वो उस टूटे हुए बॉक्स के अंदर का सामान नहीं देखना चाहती थी। उसे लग रहा था कि अगर नक्श ने वो सामान अभी बाहर निकाला ना, तो उसके लिए बहुत एम्बैरेसिंग हो जाएगा और उसके बाद सिचुएशन क्या होगी उसे समझ नहीं आ रहा था। इस बॉक्स को अभी खोलने की कोई जरूरत नहीं है। मौके का फायदा उठाना और जब भी सभी दादी को गिफ्ट देने लगे तो तुम चुपके से अपना गिफ्ट बाकी लोगों के गिफ्ट्स के साथ रख देना। मुझे इस बार कोई ड्रामा नहीं चाहिए, थक गई हूँ मैं। ठीक है, जैसा तुम बोलो। नक्श अनिका और चित्रा के पास बैठा था। सारे गेस्ट बारी बारी से दादी माँ को बर्थडे विश कर रहे थे और महंगे महंगे गिफ्ट दे रहे थे। तभी अचानक एक गेस्ट वहाँ दाखिल हुआ, जिसे देखकर नक्श का मूड खराब हो गया। ये गेस्ट कोई और नहीं बल्कि विहान था, जो उसकी वाइफ अनिका पर फिदा था। विहान सीधे दादी माँ के पास पहुँचा। दादी माँ, आपको मेरी तरफ से लख लख बधाई। भगवान करे कि आप स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरह हमारे साथ हमेशा ऐसे ही खड़ी रहें। थैंक यू बेटा, तुमने अपने काम के बीच मेरे बर्थडे के लिए समय निकाला। तुम स्पेशली यहाँ आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। दादी माँ को बर्थडे विश करने के बाद विहान ने पास खड़ी अनिका और नक्श को देखा और दादी माँ की ओर देखते हुए जो बोला, उसे सुनकर अनिका और नक्श दोनों के होश उड़ गए। यही नहीं, वहाँ खड़े लोगों को समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या हो रहा है। खुद अनिका को उम्मीद नहीं थी कि विहान भरी महफिल में ऐसी बात कह देगा। आखिर विहान ने ऐसा क्या कह दिया कि बर्थडे पार्टी में सन्नाटा छा गया? क्या विहान ये सब नक्श से बदला लेने के लिए कर रहा था? जानने के लिए बने रहिए पॉकेट एफएम के साथ। दादी माँ, दरअसल आज मैं यहाँ सिर्फ आपको तोहफा देने नहीं आया हूँ, बल्कि आपके यहाँ से एक खूबसूरत तोहफा को ले जाने के लिए भी आया हूँ। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। दादी, मैं अनिका से शादी करना चाहता हूँ। दादी माँ ने घूरते हुए विहान को देखा। उसके बाद उनकी नजर अनिका पर जाकर अटक गई। जैसे जैसे दादी माँ के एक्सप्रेशन सीरियस होते गए, वैसे ही जावेरी खानदान के बाकी लोग नक्श को चुभती नजरों से देखने लगे। दादी माँ के हाव भाव से साफ लग रहा था कि ये सब उनकी और विहान की मिली भगत थी। फिर भी वो इसे जाहिर नहीं होने देना चाहती थी। विहान, तुम्हें भी पता है कि अनिका की शादी हो गई है और शादी को 2 साल से ज्यादा का समय भी हो गया है। क्या तुम्हें इस सब से फर्क नहीं पड़ता? नहीं दादी, मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अनिका से बहुत प्यार करता हूँ और आपको भी दिल से दादी मानता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप अनिका की खुशियों के बारे में सोचेंगी और मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगी। अभी तक सारा तमाशा देखकर नक्श भी ना जाने क्यों शांत था, लेकिन अब उसका धैर्य जवाब दे रहा था। नक्श अपनी जगह से उठा और जोर से चिल्लाते हुए बोला, नहीं विहान, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अनिका मेरी बीवी है और तुम मेरे ही सामने उससे शादी करने की बात कर रहे हो। जैसे ही नक्श ने विहान पर चीखना शुरू किया तो अचानक से मैम्बो अंकल इस मैटर के बीच में कूद पड़े और नक्श को उंगली दिखाते हुए बोले, तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम हो कौन? जावेरी खानदान के बीच में तुम्हें बोलने का हक किसने दिया? अपना मुंह बंद करो। मैम्बो अंकल की बात सुनकर नक्श खुद को रोक न सका और वो सब कह डाला जिसे भरी पार्टी में मैम्बो अंकल की इज्जत का जनाजा निकल गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना ही यूजलेस क्यों ना हूँ, लेकिन आपसे तो बेटर ही हूँ, जिसे भानुशाली ग्रुप ने कचरा समझकर अपने ऑफिस से बाहर निकाल दिया। नक्श की बातें सुनकर मैम्बो अंकल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इस बार तो उन्होंने नक्श पर हाथ उठा दिया, लेकिन नक्श ने उनका हाथ पकड़कर मरोड़ दिया, जिससे वो दर्द से परेशान होकर जमीन पर गिर पड़े। पूरा तमाशा देख रही नक्श की सास चित्रा ने नक्श के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। तुम अपने आप को समझते क्या हो? आज दादी देवी का जन्मदिन है, खुशी वाला दिन है, और तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम यहाँ तमाशा खड़ा कर रहे हो? याद रखो, तुम सिर्फ एक कुत्ते हो जिसे मेरे परिवार ने इतने सालों से पाल कर बड़ा किया है।
तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि ये जगह शरीफों की है? तुम यहाँ खड़े होने के लिए अपने आप को क्वालिफाइड समझते हो? जल्दी से दफा हो जाओ यहाँ से। चित्रा की बातें सुनकर जमीन पर पड़े मैम्बो अंकल अचानक उठ खड़े हुए और जोश में आकर बोले, नहीं, ये नहीं जा सकता। अगर मैंने इसे आज जान से नहीं मारा तो मेरा नाम भी मैम्बो जावेरी नहीं। गुस्से में मैम्बो अंकल अपना मोबाइल निकालकर एक नंबर डायल करने लगे। इस बात से बेपरवाह नक्श ने चित्रा को घूरते हुए कहा, अनिका और आपने हमेशा मुझे नीचा दिखाया। इस थप्पड़ को मैं हमेशा याद रखूंगा। आज से, अभी से मुझे आपके इस जावेरी खानदान से कोई मतलब नहीं है। मैं आज आपकी बात मानकर यहाँ से जा रहा हूँ। जिस कुत्ते को आपने 2 साल तक पाला वो जा रहा है, लेकिन इस बार सुनकर नहीं, काट कर जा रहा है। और अगर तुम चाहते हो कि मैं वापस तुम्हारे परिवार में आऊं, तो दादी देवी को मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगनी होगी, अपनी नाक रगड़नी होगी। अनिका की नजरें नक्श पर ही टिकी हुई थी। नक्श के ऐसे बर्ताव को देखकर अनिका ने महसूस किया वो पूरा बदल गया है, बिल्कुल एक अजनबी की तरह। दूसरी तरफ नक्श की बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग एकदम शॉक्ड रह गए थे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि नक्श जैसा इंसान ऐसा भी बोल सकता है। अपनी बात कहकर वहाँ से जाने लगा तो मैम्बो अंकल नक्श की तरफ भागे और उसका कॉलर पकड़ते हुए बोले, तुम्हें यहाँ से जाने के लिए किसने कहा? क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैंने क्या कहा? इससे पहले कि नक्श मैम्बो अंकल की बातों का जवाब देता, देखते ही देखते 30 से ज्यादा लोग हाथों में स्टिक्स और चाकू लेकर वहाँ दाखिल हो गए। उन्हें देखकर मैम्बो अंकल उस ग्रुप के लीडर की तरफ बढ़े और पूरी रिस्पेक्ट दिखाते हुए बोले, इरफान भाई, फाइनली आप आ गए। इरफान भाई सूरत के बड़े गुंडे थे और पूरे सूरत में उनका नाम था, वो भी गलत कामों में। जावेरी खानदान की हमेशा मदद किया करते थे। मैम्बो अंकल बात सुनते ही पार्टी में आए मेहमानों के सामने माहौल बनाना शुरू कर दिया। बोल मैम्बो, क्या मसला है? कौन सी गंदगी साफ करनी है? पार्टी में आए लोग समझ गए अब कोई बड़ा कांड होने वाला है, इसीलिए लोग धीरे धीरे वहाँ से जाने लगे। मैम्बो अंकल ने भी तुरंत ही नक्श की ओर पॉइंट करते हुए कहा, इरफान भाई, यही है वो कचरा जो हमारे लिए सिर दर्द बना हुआ है। इरफान भाई को चाकू लेकर नक्श की ओर बढ़ता देख अनिका चीख पड़ी, नक्श भागो, भागो यहाँ से, नहीं तो वो तुम्हारी जान ले लेंगे। अनिका की चीख सुनने के बाद भी नक्श अपनी जगह से नहीं हटा। क्या आज नक्श का किस्सा खत्म हो जाएगा? पार्टी में मौजूद लोगों ने इरफान भाई को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या नक्श के खिलाफ दादी माँ ने रची थी बड़ी साजिश? जानने के लिए बने रहिए पॉकेट FM के साथ। तो तुम हो जिसने मेरे भाई को मारा? क्या तुम्हें पता नहीं कि वो मेरा दोस्त है? एक कुत्ता जिसे सिर्फ पूरे दिन भौंकना आता है, क्या उसे सबक सिखाना जरूरी नहीं है? मैं वही कर रहा था। नक्श की बात सुनकर जावेरी खानदान के लोग पूरी तरह से शॉक्ड थे। उन्हें लग रहा था कि नक्श खुद ही अपनी मौत को इनवाइट कर रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा लोगों के मन में ये सवाल था कि नक्श में अचानक से इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि वो इरफान भाई से भी भिड़ने को तैयार खड़ा था। हालांकि दादी माँ को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन इरफान भाई के डर से वो कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उधर इरफान भाई नक्श पर चाकू से वार करने ही वाले थे, तभी नक्श ने कुछ ऐसा बोल दिया कि इरफान भाई के होश उड़ गए। इरफान भाई, किसी जमाने में आपको सुल्तान कहा जाता था। उस सुल्तान को किसी ने मुंबई से भागने पर मजबूर कर दिया था। क्या आप जानते हैं उस इंसान को? जैसे ही नक्श की बात इरफान भाई ने सुनी, उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे इरफान भाई को अपना अतीत याद आ गया, क्योंकि तब तक नक्श का चेहरा इरफान भाई को याद आ चुका था। उधर नक्श भी मन ही मन कुछ सोच रहा था। सारे के सारे सूरत ही आकर बस गए क्या? जिन लोगों को वो मुंबई में छोड़कर आया था, उन सभी को क्या सूरत ही मिला था बसने के लिए? दरअसल ये वही इरफान भाई थे जो मुंबई में सुल्तान के नाम से जाने जाते थे, लेकिन एक दफे कार्तिक पटेल से उन्होंने पंगे ले लिए थे, जिसके बाद नक्श ने वहाँ आकर सुल्तान भाई की बैंड बजा दी थी। इसी वजह से उन्हें मुंबई छोड़कर सूरत आना पड़ा था। जैसे ही इरफान भाई को सारी कहानी याद आई, उनके हाथ से चाकू खुद ब खुद गिर पड़ा और वो नक्श के सामने झुके नजर आए। या अल्लाह, ये मुझसे क्या हो गया? मुझे माफ कर दो सरकार। इरफान भाई का नक्श के साथ डायरेक्ट कनेक्शन था और ये बात वहाँ मौजूद कोई भी नहीं जानता था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से सीन बदल कैसे गया है। सबसे ज्यादा हैरानी तो मैम्बो अंकल को हो रही थी। इरफान भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? आप इस लड़के के सामने ऐसे क्यों झुके जा रहे हैं? जब मैम्बो अंकल को इरफान भाई की ओर से कोई जवाब नहीं मिला, तो वो अंदर ही अंदर गुस्से से तिलमिला उठे। उन्होंने तय किया कि वो फिर से नक्श पर हमला करेंगे।
और इस बार एक मुक्के में ही नक्श की कहानी को दी एंड कर देंगे। लेकिन इससे पहले कि मैम्बो अंकल का मुक्का नक्श के शरीर को छू पाता, इरफान भाई के एक पंच से ही मैम्बो अंकल जमीन पर ढेर हो गए। उन्होंने इरफान भाई को उन पर किए एहसान भी याद दिलाया। इरफान भाई, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? ये मत भूलो कि जब आपके साथ कोई नहीं था तब एक मैं ही आपके साथ खड़ा था। मैं ही था जो आपको मुंबई से यहाँ लेकर आया। आज सारी खुदारी भूल गए आप। पार्टी का पूरा मजा किरकिरा हो चुका था, इसीलिए दादी माँ ने पार्टी खत्म कर खानदान के लोगों को घर जाने को कह दिया। जैसे ही दादी माँ सभी के साथ घर पहुँची, कार्तिक पटेल अपने लाव लश्कर के साथ वहाँ पहुँच गया। उसे देखकर दादी माँ हैरान थी, क्योंकि उन्होंने कार्तिक पटेल को अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट नहीं किया था। पास आते ही कार्तिक पटेल ने उन्हें गिफ्ट देते हुए बर्थडे विश किया। इसके बाद उन्होंने दादी माँ से नक्श के बारे में पूछा कि वो कहाँ है। इस पर दादी माँ ने बताया कि फिलहाल वो अभी यहाँ नहीं है। ओ ठीक है, अगर नक्श यहाँ पर नहीं है तो फिर मैं आप लोगों को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा। आज आपका जन्मदिन है तो मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है, प्लीज एक्सेप्ट कीजिए। गिफ्ट देकर कार्तिक पटेल वहाँ से चला गया। उसके जाते ही बदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की ओनर हिमानी शाह वहाँ पहुँची। उसने भी दादी माँ को गिफ्ट के साथ बर्थडे विश किया। इसके बाद फौरन नक्श के बारे में पूछा। हिमानी को भी दादी माँ ने वही जवाब दिया, लेकिन वो इस बात से हैरान थी कि सूरत के नामी बिजनेसमैन, जिन्हें उन्होंने अपनी पार्टी में इनवाइट भी नहीं किया था, वो घर आकर उन्हें विश तो कर रहे हैं, लेकिन पूछ नक्श के बारे में रहे हैं। सूरत के 2 अरबपति बिजनेसमैन नक्श को मिलने यहाँ आए थे। कहीं हम नक्श को पहचानने में गलती तो नहीं कर रहे? कहीं वो अपनी पहचान छिपाकर हमारे घर में तो नहीं रह रहा? जिस नक्श को जावेरी खानदान ने पिछले 2 सालों से सिर्फ एक कचरा समझा, दरअसल वो कचरा नहीं है, हीरा है, हीरा। दादी माँ को समझ आ गया था कि हीरे की क्या कीमत है, इसीलिए उन्होंने घर के लोगों को नक्श को ढूंढ कर लाने का ऑर्डर दिया। अरे कोई जाओ और नक्श को ढूंढकर यहाँ लेकर आओ। दादी माँ का ऑर्डर मिलते ही अनिका तेजी से घर से बाहर निकली और नक्श को फोन किया। नक्श, कहाँ हो तुम? रास्ते में हूँ, घर जा रहा हूँ। तुम परेशान मत हो, मैं सारा सामान पैक करके आज रात को ही निकल जाऊंगा। वेट फॉर मी, मैं अभी आ रही हूँ। कॉल कट करते ही अनिका ने एक टैक्सी रोकी। उसमें बैठने ही वाली थी, तभी अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने पलट कर देखा तो विहान खड़ा था। कहाँ जा रही हो अनिका? मेरे साथ वापस चलो, दादी हमारी शादी अनाउंस करने वाली हैं। मुझे जाने दो, मेरा हाथ छोड़ो, तुम भी यहाँ से चले जाओ। विहान, भले ही दादी मान गई होगी, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। बीच सड़क पर अनिका और विहान बहस कर रहे थे। तभी एक ब्लैक कलर की कार सड़क के किनारे आकर रुकी और उस कार से चित्रा बाहर निकली, जो खुद चाहती थी कि अनिका नक्श के पीछे ना जाए, बल्कि विहान से शादी के लिए तैयार हो जाए। अनिका, विहान, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम दोनों वापस मेंशन नहीं जा रहे? उधर मम्मी जी तुम दोनों की शादी डिसाइड करने वाली है। नहीं, मुझे वापस नहीं जाना है, मुझे आखिरी बार नक्श से मिलना है। ठीक है, हम इस बारे में कार में बैठकर आराम से बात करते हैं। बस मैं चाहती हूँ कि तू ठंडे दिमाग से सोच ले कि तुझे क्या करना है। लाइफ में ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। अनिका ने चित्रा की बात मान ली और उसके साथ जाकर कार में बैठ गई। उधर विहान के घटिया दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो अनिका के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आया, जिसमें उसने बेहोशी की दवा मिला रखी थी। कोल्ड ड्रिंक पीते ही अनिका का सर अचानक से भारी होने लगा। उसे अपना शरीर कमजोर महसूस होने लगा और देखते ही देखते वो बेहोश हो गई। चित्रा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दोनों कार में गिर गईं। विहान के चेहरे पर शातिर मुस्कान नाच रही थी। उसने जल्दी से कार स्टार्ट की और निकल गया। कुछ देर बाद जब दोनों को होश आया तो उन्होंने खुद को रस्सियों में बंधा पाया। बचाओ, कोई है, हमें बाहर निकालो, बचाओ, बचाओ। अरे आंटी, क्यों गला फाड़ रही हैं? अपनी ताकत बचा के रखिए, चिल्ला चिल्ला के आपका गला बाहर आ जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर कोई भी बचाने वाला नहीं आएगा। विहान, ये तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से खोलो और हमें यहाँ से जाने दो। देखो, मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि तुम कंफ्यूज होकर अपने फ्यूचर को इस तरह बर्बाद मत करो। चित्रा को खुद पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि कुछ देर पहले तक वो विहान को एक परफेक्ट सन इन लॉ समझ बैठी थी। वो उनके साथ कुछ ऐसा करेगा उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। चुप रहो, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। मैं बहुत सालों से बिजनेस की दुनिया में मेहनत कर रहा हूँ। मेहनत करके मैं वहाँ तक पहुँचा था,
लेकिन एक ही झटके में मुझे किसी ने बर्बाद कर दिया। हैरानी की बात है कि मुझे पता ही नहीं है कि मैंने किसे ऑफेंड किया है। मेरा सब कुछ चला गया, मैं बर्बाद हो गया। अब मेरे पास एक ही रास्ता है, वो है अनिका से शादी करने का। इससे शादी करने के बाद मेरे बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। चित्रा और अनिका को किडनैप करने के बाद विहान क्या करेगा? क्या मजबूरी में अनिका उससे शादी के लिए राजी हो जाएगी? क्या होगा जब नक्श को अनिका के किडनैप होने की बात पता चलेगी? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अरे आंटी, क्यों गला फाड़ रही है? अपनी ताकत बचा के रखिए, चिल्ला चिल्ला के आपका गला बाहर आ जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर बचाने वाला भी नहीं आएगा। थोड़ी देर में चित्रा और अनिका के किडनैप होने की खबर शहर में आग की तरह फैल गई। जावेरी खानदान का पूरा परिवार और शहर की पुलिस ने विहान के घर को चारों ओर से घेर लिया था। उनके साथ नक्श भी था। जैसे ही सब लोग अंदर घुसे, विहान ने मौका देखकर नक्श को दबोच लिया और उसकी गर्दन पर चाकू लगा दिया। सारे फसाद की जड़ तो तू ही है, अब बचकर कहाँ जाएगा? पुलिस ने चित्रा और अनिका को सही सलामत बाहर निकाल लिया, लेकिन जैसे ही अनिका बाहर आई, माँ, नक्श तो अभी भी अंदर ही है। हम बाहर आ गए हैं ना, वही काफी है। अब तुझे उस कचरे से क्या मतलब है? उधर विहान नक्श को लेकर खिड़की के पास पहुंच गया था। अभी जो कुछ भी हुआ था उसे नक्श ने अपनी आंखों से देखा। जावेरी खानदान के किसी भी इंसान को नक्श की परवाह नहीं थी, लेकिन थोड़ी देर बाद एक पुलिस इंस्पेक्टर भागते हुए चित्रा के पास आया और बोला, मैडम, एक चौंकाने वाला अपडेट है। पता नहीं वजह क्या है, लेकिन वो विहान जिसने नक्श को चाकू की नोक पर बंधक बना रखा था, अब वो विहान नक्श के कदमों में गिरा हुआ है और बार बार उससे माफी मांग रहा। क्या कहा तुमने? ये कैसे हो सकता है? नक्श के आगे घुटने टेक कर क्यों बैठा था विहान? नक्श से बार बार माफी क्यों मांग रहा था विहान? क्या नक्श ने विहान को अपनी सच्चाई बता दी थी कि वो कौन है, या नक्श विहान का कोई और राज जानता था? इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी कहानी में आगे मिलेंगे, लेकिन उससे पहले जानिए उस डील का क्या होगा जो अब जावेरी खानदान और भानुशाली ग्रुप के बीच होने वाली है, और मैम्बो अंकल की दूसरी चाल क्या होने वाली है। अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब जानने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM और सुनिए देश ही नहीं दुनिया में सबसे ज्यादा सुना जाने वाला शो इंस्टा एम्पायर।